हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में फाई रेसिंग कर रहा होता है। वो जीतने के करीब होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने अपोनेंट पर जाता है। वो नोटिस करता है उसका अपोनेंट तो चोट लगे हुए हाथ के साथ खड़ा हुआ है। तो वो सोचता है कि वो किसके साथ रेसिंग कर रहा है। तभी उसका ध्यान भटक जाता है और वो हार जाता है। तभी विनर अपना हेलमेट निकालता है और विनर हमारी हीरोइन जीत होती है। जीत का भाई सिला वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है, तो मेरी बहन से तो जीत नहीं पाए, मुझसे क्या ही जीतोगे। जीत तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है, लेकिन उसका भाई दिन और लोम उसे रोक लेते हैं झगड़ा करने से। भाई बोलने लग जाती है, लूजर कहीं के। जीत बोलता है, देख लेना नेक्स्ट टाइम ना मैं ही जीतूंगा। इसके बाद नो जीत को ट्रॉफी देता है। इसके बाद फाई के मॉम डैड को दिखाया जाता है, जो कि कंपटीशन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर जीत आती है अपने डैड के साथ रैली निकालते हुए। फाई के डैड शोर सुनकर उसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। फाई के डैड को देखकर जीत के डैड तो शो ऑफ करने लग जाते हैं। देखो जरा, मेरी बेटी जीत गई है। एक्चुअली मैं इन दोनों की फैमिली में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और इसकी वजह फाई की मॉम है, क्योंकि जीत के डैड फाई की मॉम को पसंद करते थे, लेकिन फाई की मॉम ने फाई के डैड से शादी कर ली थी। जीत के डैड फाई के डैड की इंसल्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फाई आ जाता है और बोलता है, एक बार जीत के आ गए, सर पर ही चढ़ रहे हो। सुनकर उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल लेते हैं। देखकर फाई के डैड भी गन निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पर फाई की मॉम आ जाती है और उन दोनों को डांट देती है। उसके बाद दोनों ही अपनी गन नीचे कर लेते हैं और उसके बाद फाई अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जीत के डैड जैसे ही घर पर पहुंचते हैं, सिला बोलने लग जाता है, डैड आप फिर से फाई की मॉम की वजह से रुक गए। अब तो 20 साल बीत चुके हैं डैड, कब तक आप उन्हें नहीं भूलेंगे। जीत के डैड बोलते हैं, उपासना ना मेरी होती अगर वो मैत्री बीच में नहीं आता तो। जीत बोलती है, डैड आंटी उपासना तो आपकी फियांसी थी ना। डैड बोलते हैं, हाँ ये बात सच है, और अपनी पुरानी यादों को याद करने लग जाते हैं। फाई के डैड यानी कि मिस्टर मैत्री अपने दोनों बेटों को बता रहे होते हैं अपनी लव स्टोरी के बारे में। वो बोलते हैं, मुझे तुम्हारी मोम का नेचर ना अच्छे से पता है, लेकिन ये बात जीत के डैड नहीं समझते हैं। उपासना को जीत के डैड ना बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो उन्हें शिकार के लिए ले जाते थे। ये सब उन्हें बहुत ही ज्यादा डरावना लगता था, इसलिए उपासना उन्हें पसंद नहीं करती थी। जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने मेरे प्रपोजल को हाँ कर दिया। ये बात जीत के डैड को अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद उसने मुझसे झगड़ा किया। तीन बोलता, डैड इस दुश्मनी को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है क्या। मिस्टर मैत्री बोलते, नहीं मैं ना उस इंसान को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो कभी नहीं मानेगा। इधर उपासना फाई से बात कर रही होती है, मैंने और तुम्हारे डैड ने ना लव की वजह से शादी की थी, तुम्हें भी तुम्हारा सोलमेट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट सीन में फाई हॉर्स राइडिंग करते हुए जा रहा होता है। तभी उसकी नजर ट्रॉफी पर पड़ती है। तभी वो उतरकर ट्रॉफी को बोलने लग जाता है, पता नहीं ये जीत की बच्ची खुद को क्या समझती है, और वो ये बोलकर ट्रॉफी को मार रहा होता है, पर इस चक्कर में ट्रॉफी ही नीचे गिर जाती है। तभी जीत वहाँ पर आ जाती है और उसे पूछने लग जाती है, तुमने मेरी ट्रॉफी क्यों फेंक दी, देखो जरा ये टूट भी गई है। वो बोलता है, पहली बात ये कि मैंने तुम्हारी ट्रॉफी नहीं तोड़ी है, मैंने तो बस उसे टच किया था, वो भी अपने एरिया में, और उसे चिढ़ाकर जाने लगता है। जीत को गुस्सा आता है, वो इस तरफ आती है और फाई को एक पंच मारती है। तुम जैसे पर्सन को जब तक कोई रंगे हाथों पकड़ नहीं लेता ना, तुम लोग अपनी गलती मानते ही नहीं हो। और उसे अपना फोन दिखाती है। वो छुप कर उसकी वीडियो बना रही थी और उसे बोलती है, ध्यान से देखो। वो बोलते, वाह क्या बंदा है, क्या हॉर्स राइडिंग कर रहा है, एक मिनट कहीं तुम्हें मुझ पर क्रश तो नहीं है ना, अभी तो तुम छुप कर मेरा वीडियो बना रही थी। जीत बोलती है, खुद की क्या तारीफ कर रहे हो, जरा आगे देखो, तुमने जानबूझकर मेरी ट्रॉफी गिराई थी, तुम मुझे दुखी करना चाहते थे ना, इसीलिए तुमने ये सब किया है, देखो तुम कितना ज्यादा खुश हो रहे हो। ये बोलकर वो फाई की तरफ देखती है और दोनों काफी ज्यादा करीब आ गए होते हैं। अभी उन्हें मिल्क की आवाज आती है, जो फाई को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई होती है। जीत उसे देखकर बोलने लग जाती है, देखो जरा तुम्हारी जानी मन आ गई है। फाई बोलने लग जाता है, तुम्हें उससे जलन हो रही है ना, क्योंकि गॉड ने उसे बहुत ही अच्छा फिगर दिया है और तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, देखो जरा तुम ना एकदम फ्लैट हो। फाई तो गुस्से में उसको मार कर चली जाती है। मिल्क उसकी तरफ ही आ रही होती है तो फाई चुप जाता है। एक्चुअली में मिल्क ना एक नंबर की चिपकू होती है, इसीलिए वो उसे बचकर जा रहा होता है, लेकिन मिल्क उसे देख लेती है और उसके पास आकर उसे तोहफा देती है। इसे खोल कर देखो। जैसे ही वो खोल कर देखता है तो उसमें ट्रॉफी निकलती है।
वो बोलती है भले ही तुम कंपटीशन जीत नहीं पाए पर ट्रॉफी तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ट्रॉफी लेकर आई हूँ। फिर उसका ध्यान फाई के चेहरे पर जाता है जहाँ पर उसे चोट लगी थी। एक्चुअली मेजीत ने उसे मुक्का जो मारा होता है। फाई उसे झूठ बोलने लग जाता है, अरे मैं टकरा गया था। जीत भी पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देख रही होती है और उनकी नकल उतार रही होती है। सोचने लग जाती है कि सच में मैं फ्लैट हूँ और गुस्से में घर आ जाती है। उसके बाद वो खुद को मिरर में देखती है और सपना देखने लग जाती है जैसे उसने बहुत ही ज्यादा प्यारी सी ड्रेस पहनी है। तभी मिल्क उसके पास आती है और उसकी हॉटनेस देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि मिल्क उसके सामने हाइट में भी बहुत ज्यादा छोटी लग रही थी। ये सपना देखकर जीत तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी कोई जीत को आवाज लगाता है जिसके बाद उसका सपना टूट जाता है। इधर फाई फार्म में काम कर रहा होता है। तभी सांप आकर उसे बोलने लग जाता है, तुमसे कोई लड़की मिलने के लिए आई है। फाई बोलता है, कौन? मिल्क आई है क्या? वो बोलता है, नहीं, उसकी तरह ही एक लड़की। फाई सोचने लग जाता है पता नहीं कौन आया होगा। नेक्स्ट सीन में जीत को उसके फार्म में दिखाया जाता है। जीत से मिलने के लिए उसका दोस्त याई आया होता है। एक्चुअली में वो उसे अपनी वेडिंग में इनवाइट करने के लिए आया था। इधर फाई से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड आई होती है। उसका नाम पमाई होता है। वो उसे बोल रही होती है, तुम्हें ना ग्रूम्समैन बनना पड़ेगा। वो बोलता है, अरे ग्रूममैन तो दूल्हे का दोस्त बनता है ना, तो मैं कैसे बन सकता हूँ? पमाई बोलती है, मैंने ना उससे पहले ही बात कर ली है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए ग्रूम्समैन तुम ही बनोगे। तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे दूल्हे बन जाओ या फिर मेरे दूल्हे के मैन बन जाओ। नेक्स्ट सीन में पाई ये बात सभी घर वालों को बता देता है। तो 3 दिनों के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि पमाई की शादी हो रही है। का भाई बोलता है, इस बार तो ये ग्रूम्समैन बन रहा है, नेक्स्ट टाइम पक्का ये ग्रूम बनेगा और इसकी होने वाली बीवी ना इसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देगी। जिसके बाद भाई अपनी चोट पर हाथ लगाता है और बोलता है, वो मेरे टाइप की नहीं है। यहाँ पर जीत बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि उसके पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं होती। सोचने लग जाती है, याई ने मुझे ये कहाँ पर फंसा दिया। जिसके बाद मिरर के सामने खड़ी होकर वो खुद को एक अच्छी सी ड्रेस में इमेजिन करती है और सपना देखने लग जाती है। सफाई मुझे ऐसी ड्रेस में देखेगा तो पक्का बेहोश ही हो जाएगा। लेकिन सपने से बाहर आकर सोचने लग जाती है, मैं उस छिछोरे के बारे में क्यों सोच रही हूँ। नेक्स्ट डे जीत अपनी कार से जा रही होती है। तभी उसकी कार दूसरे की कार से हिट हो जाती है और वो फाई की ही कार होती है। जीत गुस्से से बाहर आती है और उसे बोलने लग जाती है, तुमने मेरी कार को टक्कर क्यों मारी? अगर मेरी कार को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फाई गुस्से में बोलने लग जाता है, डैमेज की बात छोड़ो, मैं तो खुद ही इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जीत बोलने लग जाती है, मुझे तुमसे कोई डर वर नहीं लगता, ये पार्किंग की जगह ना पहले मैंने देखी थी। वो बोलता है, कहानियाँ तो अच्छी बना लेती हो लेकिन सच्चाई तुम्हारे सामने है। ये देखो मेरी कार कितनी ज्यादा क्लोज है पार्किंग के। वो बोलती है, मैं तो यहीं पर कार पार्क करूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर वहाँ पर मिल्क आ जाती है और बोलती है, ये पार्किंग का स्पेस ना मेरे सैलून की शॉप के लिए है। पाई मुझसे मिलने के लिए आया है, तो तुम बीच में क्यों आ रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें पाई पर क्रश है? मैंने तुम्हें कई बार देखा है। जीत मिल्क को परेशान करने के लिए फाई के क्लोज आकर बोलने लग जाती है, अगर मैं इसे पसंद नहीं करती तो बताओ जरा, मैं कि इससे बार बार झगड़े करती। और उसका हाथ पकड़ लेती है, साथ ही उसे फ्लाइंग किस देकर चली जाती है। मिल्क तो बस चिल्लाती रह जाती है और वो साग का हाथ पकड़कर बोलने लग जाती है, देखो ना वो मुझे बोलकर गई है कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद वो पीछे हट जाती है और बोलती है, तुम्हारा बॉस कहाँ पर गया? वो बोलता है, वो तो गए। नेक्स्ट सीन में जीत नो की शॉप में आई होती है ड्रेस बनवाने के लिए। वो उसे पूछने लग जाता है, बताओ इस बार तुम्हें क्या चाहिए? बताओ तुम्हें किस टाइप की जीन्स चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। वो बोलती है, मुझे इस टाइप का ऐसा कुछ नहीं चाहिए। और वो उसे अपनी फरमाइश बताने लग जाती है, लेकिन उसे उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती। वो बोलता है, ठीक है, तुम्हें पार्टी में जाने के लिए ड्रेस चाहिए ना, तो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा। पीछे से फाई आकर बोलने लग जाता है, अरे इसके पास तो कुछ भी अच्छा नहीं है दिखाने के लिए, और उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वो उसे घुरकर देखने लग जाती है और नो को बोलने लग जाती है, मेरे लिए ना थोड़ी सी सेक्सी ड्रेस बना देना। वो बोलता है, ये तो प्रीवियस ऑर्डर से बिल्कुल हटकर है, तुम्हें सिंपल ड्रेस चाहिए थी ना, अब तुम्हें सेक्सी ड्रेस चाहिए।
ठीक है कोई बात नहीं। जिसके बाद वो फाई को घुरकर देखने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों शॉप से बाहर आ जाते हैं। जीत उसे बोलने लग जाती है, तुम मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाते हो ना, लेकिन मैं अपना टाइम ना तुम जैसे इंसान पर वेस्ट नहीं करूंगी। फाई बोलता है, मैंने सच ही तो बोला है, तुम्हारे पास है क्या दिखाने के लिए। वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। वो बोलता है, ठीक है हम इस मैटर पर बहस नहीं करते हैं, वैसे भी बहस करने से तुम्हारा साइज थोड़ी बड़ा हो जाएगा। जिसके बाद वो उसे घुरकर देखती है, लेकिन वो तो उसे बाय कर चला जाता है। फाई तो चिढ़ती ही रह जाती है। इसके बाद जीत फाई का पीछा करती है। फाई यहाँ पर चुप रहा होता है क्योंकि मिल्क उसकी राह देख रही होती है। साग से पूछने लग जाती है, क्या तुम्हारा बॉस आ गया है। फाई साग को इशारा करने लग जाता है, उसे मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद वो मिल्क को जैसे तैसे रोकता है। इसके बाद फाई चुपचाप वहाँ से चला जाता है और ये सब कुछ जीत भी देख रही होती है। वो सोचती है आखिर ये कहाँ जा रहा है और उसका पीछा करती है। फाई हॉस्पिटल में आया होता है, एक नर्स से जाकर बात करता है। जीत सोचने लग जाती है, क्या बात है, ये नर्स के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में फाई कैफे में आ जाता है। कैफे में मिल्क पहले से ही होती है। वो उसके पास आकर बोलती है, सरप्राइज, मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। जिसके बाद वो उसके आसपास घूमकर डांस करते हुए उसे ड्रिंक सर्व करती है। अभी वहाँ पर सिला आ जाता है अपने दोनों चमचों के साथ। सिला तो मिल्क के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, लेकिन फाई बीच में आता है और उसे रोकता है। तभी वहाँ पर कैफे का ओनर आ जाता है और बोलता है, अगर तुम लोगों को झगड़ा करना है तो कहीं और जाकर करो। एक्सिस में दोनों फाइट कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में सिला जीत रहा होता है। सिला उसे बोलता है, मैं ना तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तुम जिससे प्यार करोगे उसे भी और जो तुमसे प्यार करेगा उसे भी। ये बात सुनकर फाई को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाता है। तभी पीछे से वहाँ पर जीत भी आ जाती है और उसे बोलती है, तुम मेरे भाई को क्यों मार रहे हो। मिल्क बोलती है, क्योंकि तुम्हारा भाई मुझे छेड़ रहा था और पाई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है एक हीरो की तरह। जीत बोलती है, मुझे ना तुम पर बहुत ही ज्यादा दया आ रही है। वो बोलती है, भला तुम्हें मुझ पर दया क्यों आ रही है। वो बोलती है, क्योंकि ये तुम्हारा अकेला लवर नहीं है बल्कि किसी और का भी है। सुनकर मिल्क तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और फाई को बोलती है, इसे सच बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाई जीत की तरफ देखकर बोलने लग जाता है, मेरी मॉम और बहन के अलावा मैं सिर्फ एक लड़की को लव करता हूँ, लेकिन वो उस लड़की का नाम नहीं बताता। जिसके बाद मिल्क तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जीत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें सिला के दोनों चमचों को दिखाया जाता है, जो कि एक बंदे को डरा कर बोल रहे होते हैं, तुम बॉस के पैसे कब लौटाओगे। वो बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी पीछे से सिला आ जाता है। वो बोलता है, ठीक है तुम पैसे मत देना, पर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में फाई को दिखाया जाता है, जो अपनी मोम से बात कर रहा होता है। अभी साग दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसके बाद वो भागते हुए फार्म में आ जाता है। एक्चुअली में उसकी एक प्यारी गाय होती है जो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में होती है। इसके बाद वो गुस्से में बाहर आता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और उसे पूछने लग जाती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो बोलता है, मॉम ये सब कुछ ना उस सिला का ही काम है, मैं ना उसे नहीं छोड़ने वाला। वो बोलती है, तुम्हें इस बात पर यकीन कैसे है कि ये काम उसने ही किया है। इसके बाद उसकी मॉम उसे रोक लेती है। यहाँ पर जीत के घर पर उसका भाई गन लेकर खड़ा हुआ होता है। वो बोलता है, मुझे पक्का यकीन है कि फाई यहाँ पर जरूर आएगा। जीत उसे पूछने लग जाती है, तुम इतने ज्यादा श्योर कैसे हो। वो बोलता है, बहन तुमने देखा नहीं था आज वो मुझे किस तरीके से मार रहा था। वो बोलती है, हाँ मुझे पता है, पर वो जीत गया था तो वो तुमसे रिवेंज लेने क्यों आएगा। तभी डैड बोलने लग जाते, मुझे मालूम है वो पीछे से बात करने वाले लोगों में से हैं। उसके डैड ने भी ऐसा ही किया था और उसका बेटा भी ऐसा ही है। इस मॉर्निंग वो देखती है वो सभी लोग तो वहीं पर सो गए होते हैं। फाई फार्म जाने के लिए निकलती है। तभी फाई की कार उसकी कार के सामने आ जाती है। वो बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो। फाई बोलता है, मैं जो भी करता हूँ ना सामने से करता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई पीठ पीछे वार करता है। वो उसे उसके भाई की सारी करतूतों के बारे में बताता है, लेकिन जीत को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तुम न झूठ बोल रहे हो। बोलता है, मैं एकदम सही कह रहा हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे भाई ने ही किया है, मेरी गाय अभी तक ठीक भी नहीं हुई है। इसके बाद वो उसे वार्निंग देकर अपनी गाय के पास आ जाता है। इधर जीत अपने फार्म पर काम कर रही होती है और सिला के चमचे से बात कर रहे होते हैं। वो गाय अभी मरी नहीं है और फाई रात भर सोया भी नहीं था। तभी जीत अपने भाई को आवाज देती है, जिसके बाद सिला उस तीसरे बंदे को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जीत उसे पूछने लग जाती है, वो आदमी कौन था, पहले तो उसे कभी नहीं देखा। सिला बताता है, वो ना लोन मांगने के लिए आया था। वो बोलती है, कहीं तुम गैम्बलिंग तो नहीं करने लगे हो ना।
अगर ऐसा काम किया ना तो पक्का एक दिन तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। ये सुनाकर वो वहाँ से चली जाती है। शीला बोलते शुक्र है मैं बच गया, उसने कुछ सुना नहीं। वर्कशॉप में दोनों के डैड को एक ही हेड पसंद आ रही होती है, जिस पर दोनों लड़ने लग जाते हैं। फाई की मुँह माकर मैत्री को समझाती है और उसे मनाकर ले जाती है। मैत्री बोलते हैं पहले मैंने देखी थी वो हेड। वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम दूसरी ले लेना। इधर जीत नू के पास आती है अपनी ड्रेस लेने के लिए और उससे फाई के बारे में पूछने लग जाती है वो यहाँ पर आया था या नहीं। फिर ड्रेसिंग रूम से फाई बाहर आ जाता है और उससे पूछने लग जाता है ओह तो तुम मुझे ढूंढ रही हो। वो ड्रेस को देखकर बोलने लग जाता है ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। वो बोलती है तुम ना अपने काम से काम रखो। वो बोलता है ठीक है, वैसे भी अगर तुम इस ड्रेस को पहनोगी ना तो एक फ्लैट बोर्ड की तरह ही तो लगोगी। बात सुनकर जीत तो उसे गुस्से में मारने लग जाती है। जैसे ही वो उसे किक मारने वाली होती है तो उसकी हालत देखकर पीछे हट जाती है और उसे परवट बोलकर वहाँ से चली जाती है। फाई भी अपनी हालत देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और वहाँ से बचकर निकल जाता है। यहाँ पर जीत के डैड भीड़ देखकर पूछने लग जाते हैं क्या चल रहा है। वो बताते हैं कि सभी लोग यहाँ पर अपनी जमीन बेचने के लिए आए हैं क्राई पॉप को। वो पूछता है ये क्राई पॉप कौन है। तभी वहाँ पर क्राई पॉप आता है और उसे अंकल कहकर बुलाता है। चीत के डैड उसे पहचान नहीं पाते। नेक्स्ट सीन में घर का सीन दिखाया जाता है। चीत के डैड बोलते हैं ये मेरे दोस्त का बेटा है। क्या बोलता कहीं ये भी आपसे पैसे मांगने तो नहीं आया ना डैड। डैड बताते नहीं ये तो यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए आया है ताकि रिसोर्ट बना सके। ये बात सुनकर शीला का बिहेवियर तो बिल्कुल बदल ही जाता है। अभी वहाँ पर जीत भी आ जाती है। क्राई पॉप तो उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। के बाद वो सभी को लंच के लिए इनवाइट करता है। के बाद सभी लोग रेस्टोरेंट में होते हैं। जीत उसे बोलती है जो जमीन तुम्हें पसंद आ रही है ना वो हम तुम्हें नहीं बेच सकते हैं क्योंकि मैं अपने फार्म को ना और ज्यादा बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन जीत की बात को उसका भाई और डैड सीरियसली नहीं ले रहे होते और बात टाल देते हैं। वहीं से लोम भी गुजर रहा होता है। वो चीट को देख लेता है और सारी बात जाकर फाई को बता रहा होता है। वो लड़का ना काफी ज्यादा रिच लग रहा था और ना वो जीत को बड़े प्यार से देख रहा था। मुझे तो लगता है कि वो उसे पसंद करता है। फाई गुस्से में बोलने लग जाता है ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो और चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। साग बोलता है क्या फाई सच में जीत को पसंद करता है। लोम बोलता है क्यों तुम्हें जानना है क्या। वो ध्यान नहीं देता। एक्चुअली में उसके पीछे फाई खड़ा होता है। जैसे ही पीछे पलटता है तो उसे देखकर डर जाता है लेकिन उससे अपना सवाल भी पूछ ही लेता है। वो बोलता है मैं अपने डैड की दुश्मन की बेटी से कभी प्यार नहीं करूँगा। एक्सीड में जेड उसकी ड्रेस देखती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो फाई के कपड़े होते हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा पार्सल भी होता है जिसे वो खोल कर देखती है और उसे फेंक देती है। यहाँ पर फाई भी जैसे ही अपनी ड्रेस चेक करता है तो वो उस ड्रेस को देखकर हैरान हो जाता है और इमेजिन करने लग जाता है कि उन कपड़ों में जीत कैसी लगेगी। जिन्हें देखकर वो हंसने लग जाता है। यहाँ पर जीत भी इमेजिन कर रही होती है पाई लड़कियों वाली ड्रेस में कैसा लगेगा। के बाद वो भी पागलों की तरह हंसने लग जाती है। नेक्स्ट डे ये दोनों ही अपनी ड्रेस को एक्सचेंज करने के लिए आए होते हैं और एक दूसरे को सुना रहे होते हैं तुम्हारी वजह से ड्रेस बदल गई। पाई तो जीत का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रहा होता है। जीत गुस्से में उसे मारने लग जाती है लेकिन मारने के चक्कर में वो उसी के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जैसे ही जीत उठती है तो उसे मारकर भाग जाती है। जैसे ही वो पीछे पलट कर देखती है तो फाई को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है जिसके बाद वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। एक सीन में शीला को दिखाया जाता है। वो साग की गाड़ी के सामने आ जाता है। साग उसे निकलकर पूछने लग जाता है तुम ये क्या कर रहे हो। शीला बोलता है मुझे ये सारा दूध चाहिए और निकालने लगता है। साग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन शीला उसे मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर फाई आ जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। उसके बाद फाई उसे एक पंच मारता है और शीला का मुंह सीधा गोबर में जाकर सन जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके दोनों चमचे आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर डेयरी ऑपरेटर्स का सेमिनार चल रहा होता है। जीत बोलती है हम कब तक इंतजार करेंगे, हमें कई सारे टॉपिक्स पर बात करनी है इसलिए हमें सेमिनार की शुरुआत कर देनी चाहिए। अभी पीछे से फाई आ जाता है और इंतजार करवाने के लिए माफी मांगता है। यहाँ पर शीला अपने डैड के साथ आ रहा होता है। उसके डैड गन चला रहे होते हैं। फाई के डैड बाहर आकर बोलने लग जाते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है। शीला के डैड बोलने लग जाते हैं तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है।
देखो जरा उसने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। अभी वहाँ पर दिन आ जाता है साग के साथ और वो सारी सच्चाई बता देता है। मिस्टर मैत्री बोलते हैं, सुन लिया ना तुमने अपने बेटों की करामातों के बारे में। वो बोलता है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, मुझे बस मेरे बेटे पर विश्वास है। फाई की मॉम बोलने लग जाती है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इधर ये दोनों सेमिनार से बाहर आते हैं। जीत अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर वो स्टार्ट नहीं होती, जिसके बाद वो अपनी कार को चेक करती है। भाई आकर पूछने लग जाता है, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? वो बोलती है, मुझे ना तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। भाई उसे बोलता है, देखो जरा कितनी ज्यादा रात हो चुकी है और ये एरिया भी ठीक नहीं है, यहाँ आसपास जंगल भी है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लेकिन वो मना कर देती है, जिसके बाद फाई जाते जाते भी उससे पूछता है, लेकिन ये मैडम तो अकेले ही चल रही होती है। सिला के पास उसका कॉल आता है, बोलता है, ठीक है मैं डैड को भेज देता हूँ तुम्हें लेने के लिए, और स्माइल करने लग जाता है। जीत डरते हुए जा रही होती है। फाई पीछे से आता है, वो डर जाती है और उसे मारने लग जाती है। वो बोलता है, मुझे ना तुम्हारी चिंता हो रही थी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। अभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है, उसमें से कराई पॉप आता है। वो बोलता है, क्या हुआ, ये कौन है? फिर बोलती है, कोई नहीं, चलो यहाँ से। भाई भी उसकी नकल उतारता है और वहाँ से चला जाता है। के बाद जीत घर पर पहुँच जाती है। डैड को उसकी चिंता हो रही होती है। कराई पॉप उसके डैड को बताता है, मैंने ना इसे एक लड़के के साथ देखा था। वो बोलते है, डैड फाई मुझे ना घर छोड़ने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने ना उसे मना कर दिया। तभी वहाँ पर सिला आता है और कराई पॉप की तारीफ करने लग जाता है, लेकिन जीत उस पर ध्यान नहीं देती और उठकर वहाँ से जाने लगती है। उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बोलती है, कल मुझे एयरपोर्ट पर जाना है इसलिए मैं तो जा रही हूँ। यहाँ पर फाई के घर में ये लोग बात कर रहे होते हैं। फाई को बोलने लग जाते हैं, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तुमने अपना चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है? बोलता है, मुझे ना नाम की याद आ रही है। डैड बोलते हैं, मैं देख रहा हूँ तुम तीनों भाइयों को, तुम अपनी बहन की ना कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। लेकिन दिन बोलता है, मुझे तो कुछ और ही गड़बड़ लग रही है। टॉम बोलता है, ये उसके दिल की प्रॉब्लम है इसलिए वो किसी को नहीं बता सकता। दिन बोलता है, फिर तो वो जीत के बारे में होगी। फाई बोलता है, मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता, मैं तो बस अपने फार्म के बारे में सोच रहा था, और वहाँ से चुपचाप जा रहा होता है। लेकिन उसके दोनों भाई उसे छेड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में फाई जीत को बोल रहा होता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जीत पलट कर बोलने लग जाती है, क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। फाई नींद में चिल्लाने लग जाता है, आई लव यू जीत, और अचानक से उठ जाता है। सोचने लग जाता है, ये मैं क्या सपना देख रहा था, वो नक्सली लड़कियां मेरे सपनों में आकर भी मुझे टॉर्चर करने लगी है। इसके बाद वो सोने की कोशिश करता है। जीत धीरे धीरे फाई के पास आती है, बोलती है, हम दोनों लवर्स है। कराई पॉप तो उन्हें बड़ी हैरानगी से देख रहा होता है। तभी जीत का सपना टूट जाता है और वो उठकर बैठ जाती है। ये कैसा डरावना सपना था। नेक्स्ट डे ये दोनों एयरपोर्ट पर टकरा जाते हैं। मिल्क जीत को देखकर बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं तुम फाई का पीछा तो नहीं कर रही हो ना? जीत बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो क्यों ना तुम फाई के साथ ही चली जाओ उस पर नजर रखने के लिए। मिल्क बोलती है, क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है। बेचारे फाई का तो चेहरा ही उतर जाता है और उसे बोलता है, मिल्क मैं ना भी बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम दोनों जरूर साथ में चलेंगे। मिल्क बोलती है, पर मेरी एक कंडीशन है, अगर तुम मुझे किस करोगे ना तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। जिसके बाद फाई बड़ी मुश्किल से उसे मनाकर चला जाता है। मिल्क तो उसके ख्वाबों में ही खो जाती है। तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है, उससे पूछने लग जाता है, मैडम आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन मिल्क तो फाई को ढूंढने लग जाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में उस लड़के से टकरा जाती है और उस लड़की का सामान गिर जाता है। वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं खुद उठा लूंगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जीत अपनी सीट पर आकर बैठती है। बेचारी की किस्मत इतनी खराब थी कि उसके बाजू में फाई ही बेटा होता है। जीत उठकर बोलने लग जाती है, मुझे ना अपनी सीट बदलनी है। फाई बोलता, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है ना कि तुम यहाँ पर बैठ सको, इसीलिए मुझे अवॉइड कर रही हो। जीत उसकी बात सुनने के बाद वापस आकर बैठ जाती है। फाई बिस्किट खा रहा होता है, तभी उसे खांसी आ जाती है और वो जीत की तरफ ही खांस रहा होता है, जिस वजह से जीत के कपड़े गंदे हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने साफ करने लग जाती है और उसे गालियाँ दे रही होती है। फाई उसका मुंह बंद कर देता है। अचानक से उसे दूर हटकर अपनी नाक बंद करते हुए बोलता है, तुमने क्या खाया था?
जीत तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है और उसे बोलती है, अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बोलूंगी तुम मुझे परेशान कर रहे थे। ये सारी हरकतें ये लड़का भी देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। उसके बाद जीत अपना लगेज लेने के लिए जाती है। ये लड़का उससे पूछता है, क्या आपकी होटल में बुकिंग हो चुकी है? वो बोलती है हाँ और उसे होटल का नाम भी बता देती है। बोलता, अरे वाह क्या इत्तेफाक है, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। वो उसे अपना नाम प्रयोग बता देता है। जीत भी उसे अपना नाम बताती है और उसे चलने के लिए बोलती है। इसके बाद फाई एयरपोर्ट से बाहर आता है। उसे वहाँ पर कोई लेने के लिए आया था। जैसे ही वैन का गेट खुलता है तो जीत और फाई एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। फाई बोलता है, दुनिया सच में बहुत ही ज्यादा छोटी है। इसके बाद जब वैन में ये लोग जा रहे होते हैं तो फाई उसके ऊपर गिर जाता है तो वो उसे धक्का दे देती है और उस पर अपना गुस्सा निकालने वाली होती है, लेकिन तभी उसे अपनी इमेज का ख्याल आ जाता है और वो प्रयोग को बोलती है, वो देखो वहाँ पर। जैसे ही वो बाहर देखता है तो जीत अपना बदला ले लेती है। के बाद ये लोग रिसोर्ट में पहुँच जाते हैं। फाई उसे बोलता है, तुम्हारी आंखें बहुत ही अच्छी हैं, तुम एक अमीर बंदे को फंसाने की कोशिश कर रही हो ना? जीत बोलती है, तुम्हारे मन में ना सिर्फ बुरे ख्याल ही आते हैं। मैं अगर किसी से प्यार करूंगी ना तो पैसों के लिए नहीं करूंगी, और उसे मारकर चली जाती है। अभी जीत को उसका फ्रेंड दिखता है तो वो उसे जाकर हक कर लेती है। के बाद वो उसके पीछे जाता है लेकिन उसे जीत कहीं पर दिखाई नहीं देती। पीछे से पमाई आकर बोलती है, तुम आ गए। यहाँ पर आई जीत को उसका रूम दिखा रहा होता है। उसे बोलता है, तुम यहाँ पर आराम करो। यहाँ पर पिमाई भी फाई को उसका रूम दिखा देती है। इसके बाद जीत यहाँ पर आराम कर रही होती है। तभी फाई उसके पास आ जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, यहाँ बैठकर नॉवल पढ़ी जा रही है। फिर वहाँ पर प्रयोग आ जाता है और जीत से पूछने लग जाता है, क्या मैं तुम्हारे साथ वॉक पर चल सकता हूँ? जीत उसे बोलती है, तुम तो नोबल की हीरो की तरह आई हो प्रिंस बनकर, और उसके साथ चली जाती है। जिसके बाद फाई गुस्से में उस नोबल को ही फेंक देता है। इधर सिला क्राइपोप के साथ होता है। क्राइपोप बोलता है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस तरीके के काम भी करते हो। बोलता है, ये तो मेरा साइड बिजनेस है। इधर फाई जीत का इंतजार कर रहा होता है। पमाई आकर पूछने लग जाती है, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? बोलता है, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे अपने होने वाले हस्बैंड से कब मिला रही हो? बोलती है, क्यों नहीं, अभी मिला देती हूँ। जैसे ही वो ग्रूम को देखता है तो हैरान हो जाता है कि वो यही होता है जीत का दोस्त। आई उससे पूछने लग जाती है, मेरी ब्राइडमेड कहाँ पर है? क्या ही बोलता है, वो देखो बस आई गई। के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। के बाद इन्हें पता चलता है ये दोनों एक ही जगह पर अपने अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में आए हैं। तो बोलता है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। फाई उससे पूछने लग जाता है, तुम किसकी तरफ से आए हो? फाई बताती है, ये ना किसी की तरफ से नहीं है, ये होटल ही इसी का है। ये बात सुनकर फाई तो एकदम चुप हो जाता है। यहाँ पर क्राइपोप सिला को कसिनो में लेकर आ जाता है गैम्बलिंग करने के लिए और उसे लालच भी देता है, तुम यहाँ पर बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। इधर ये सभी लोग लंच करते वक्त बैचलर पार्टी के बारे में बात करने लग जाते हैं। जीत बोलती है वॉशरूम में जाना है और चली जाती है। इधर क्राइपोप किसी के पास आता है और उसे बोलता है, मैंने आपसे जो पैसे लिए थे ना उसका इंतजाम करने का रास्ता मैंने निकाल लिया है, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर फाई जीत को चिढ़ाने लग जाता है, तुम ना लड़कियों वाले कपड़ों में ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। जीत बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कल ना मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी लगूंगी। जिसके बाद वो जाने लगती है। फाई भी उसके पीछे जाने लगता है। जीत उससे पूछने लग जाती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लेकिन फाई तो उसके और भी ज्यादा करीब आ जाता है। जिसके बाद जीत चिल्लाने लग जाती है, मुझसे दूर हटो। लेकिन तभी पमाई पूछने लग जाती है, क्या हुआ? एक्चुअली में ये उसका सपना था। बेचारा फाई तो बहुत ही ज्यादा दूर खड़ा होता है। जीत तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और उससे पूछती है, ये बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो बोलता है, यहाँ पर मेरा भी रूम है, तो तुम्हारे रूम की चाबी गिर गई थी। यहाँ पर सिला अपने डैड को बता रहा होता है क्राइपोप ना बहुत ही ज्यादा रिच है और वो बस ऐसे ही क्राइपोप के गुण गा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में फाई गाना गा रहा होता है और जीत आगे आगे चल रही होती है। जीत उसे बोलती है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? फाई बोलता है, क्या हुआ? मैं अपनी मोम का फेवरेट गाना गा रहा हूँ, तुम्हें इससे भी परेशानी हो रही है? तो मुझे याद आया, तुम्हारी तो मोम ही नहीं है ना? वो बोलती, हाँ नहीं है मेरी मोम, और उनकी डेथ भी ना मेरी वजह से ही हुई थी। तो तुम्हें खुशी मिल गई होगी कि मेरे पास मोम नहीं है और तुम्हारे पास है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। फाई उसे रोक कर बोलता है, पमाई ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ताई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों उन दोनों की शादी में आए हैं, इसलिए हम दोनों को ना मिलजुल कर रहना चाहिए। वो बोलती है, भला मैं
मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? वो बोलता है चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ना रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो जीतेगा ना उसी की बात मानी जाएगी। उसमें फाई जीत जाता है और सिला अपने डैड को जमीन बेचने के लिए बना रहा होता है, क्योंकि अभी उसकी बहन भी वहाँ पर नहीं होती, यानी कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। इधर जीत बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन हम एक और गेम खेलेंगे, जो हारेगा ना उसे असिस्टेंट बनना पड़ेगा। और इस गेम में फाई हार जाता है। जीत बोलती है अब तुम मेरे असिस्टेंट हो, मैं जो कहूँगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। इधर सिला काफी कोशिश करने के बाद अपने डैड को जमीन बेचने के लिए मना ही लेता है। इधर ये लोग फ्लावर सेट कर रहे होते हैं, तभी प्रयोग आकर जीत को फ्रूट्स देता है। बोलती है अरे तुम क्यों सर्व कर रहे हो? वो बोलता है अरे मैं 2 घंटों के लिए ना फ्री हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। फाई तो उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद वो लाइटिंग लगा रहा होता है। लोग उसके पास आकर उसे जूस पिलाता है और उसके माथे पर पसीना देखकर साफ करने लग जाता है। वो बोलता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं तो बस तुम्हारा पसीना पोंछ रहा था, ना तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगे ना। तभी जीत आकर बोलती है फाई यहाँ का काम देख लेगा, तुम मेरी फ्लावर्स अरेंज करवाने में हेल्प करा दो। और वो फाई को एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चली जाती है। और पमाई अपना मेकअप नो से करवा रही होती है। नो पीछे पलट कर देखता है और इन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। नो जीत को देखकर पूछता है तुम यहाँ पर? जीत बोलती हाँ मेरी बदकिस्मती है जो इसके साथ में फंस गई हूँ। उसके बाद बैचलर पार्टी स्टार्ट हो जाती है। फाई खड़ा हुआ होता है। नो आकर उसे पूछता है क्या तुम जीत का इंतजार कर रहे हो? वो बोलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नो बोलता है लड़कियों को ना तैयार होने में समय लगता है। अभी जीत तैयार होकर वहाँ पर आ जाती है। फाई तो उसे बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही होती है। इवन नो तो उसकी तारीफ भी करता है, लेकिन फाई तो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। तुम्हारे पैर ना पिग के पैर की तरह लग रहे हैं। जीत उससे लड़ने ही वाली होती है, लेकिन नो से रोक कर बोलता है तुम दोनों एक दिन भी झगड़े बिना रह नहीं सकते हो क्या? वहाँ पर प्रयोग आ जाता है और वो जीत की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। फाई नो को बोलने लग जाता है मुझे तो लगता है ये प्रयोग का बच्चा ना गे है। वो भी बोलने लग जाता है वैसे तो मुझे गे के बारे में पता लग जाता है, पर इस प्रयोग के बिहेवियर को देख के कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद वो दोनों प्रयोग के बिहेवियर को देखने लग जाते हैं। इसके बाद नो डांस की अनाउंसमेंट करता है। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन का डांस होता है। इसके बाद फाई और जीत के बीच में कंपटीशन होता है। दोनों डांस में एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में ड्रिंक का कंपटीशन होता है, जिसमें ये दोनों कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में नो प्रयोग से मेडिसिन मांगता है, जिसके बाद प्रयोग उसे स्लीपिंग पिल और हैंगओवर दोनों की दवाई दे देता है। इधर जेड वॉशरूम से बाहर आती है। फाई की हालत भी कुछ ठीक नहीं होती, वो भी वॉशरूम से बाहर आता है। जीत उसे बोलने लग जाती है तुमने देखा मेरा टॉलरेंस कितना ज्यादा अच्छा है। वो तो सीधे खड़ी हो भी नहीं पा रही होती। वो पमाई से दूर हटने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में वो गिरने वाली होती है, पर प्रयोग आकर उसे संभाल लेता है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन उन दोनों को संभालते हुए उनके रूम में लेकर जा रहे होते हैं। एक सर्वेंट प्रयोग को बुलाने के लिए आती है। काम होता है इसलिए वो चला जाता है। जाते जाते पमाई को भी वोमिट जैसा फील होने लग जाता है। इसके बाद याई पमाई को अपने साथ ले जाता है और नो को जीत की जिम्मेदारी दे देता है। वो इन दोनों को कमरे में लेकर आ जाता है। इसके बाद वो उन दोनों को हैंगओवर की मेडिसिन खिला देता है, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन को चेक करता है तो हैरान हो जाता है। में उसने गलती से इन दोनों को स्लीपिंग पिल खिला दी होती है। इसके बाद वो उन दोनों को अच्छे से सुला देता है। उसने भी स्लीपिंग पिल खा ली होती है, इसलिए वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। में उसके पास प्रयोग का कॉल आता है। इसके बाद वो जल्दी से उठता है और अपना चेहरा देखकर थोड़ा सा मेकअप करने लग जाता है, लेकिन जल्दी के चक्कर में उसका लिप टेंट जीत के कपड़ों पर गिर जाता है। इसकी वजह से वो ब्लड जैसा दिखने लग जाता है। वो तो वहाँ से चला जाता है। सीन में मिल्क को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है। यहीं पर प्रयोग भी होता है। फिर वहाँ पर नो आ जाता है। एक्चुअली में उसकी फ्लाइट थी, इसलिए वो वापस जा रहा होता है। इसके बाद वो मिल्क को देख लेता है और दूर से ही उसे हाई कर देता है। यहाँ पर फाई नींद में उठकर वॉशरूम जाता है, जाकर चुपचाप वैसे ही सो जाता है। यहाँ पर प्रयोग किसी गेस्ट को रिसीव करने के लिए आया होता है। उनकी वैन में मिल्क भी बैठी होती है, क्योंकि वो भी उसी के रिसोर्ट में जा रही होती है। और इधर ये दोनों बड़े मजे से साथ में सो रहे होते हैं। जैसे ही जीत की नींद खुलती है तो उसे पूछने लग जाती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? बोलता मुझे कुछ नहीं मालूम मैं यहाँ पर कैसे आया।
जीत उसे मारने लग जाती है। उसे बोलता है तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा है। जीत अपने कपड़े देखकर हैरान हो जाती है, उसे मारकर बोलने लग जाती है तुमने मेरा फायदा उठाया है। बोलता है ये भी तो हो सकता है तुम्हारे पीरियड्स आए हो। बोलती है नहीं वो तो 2 दिन पहले ही गए हैं, तुमने मौके का फायदा उठाया है, और उसे मारती है और उसे मार कर अपने रूम से भगा देती है। उसके बाद वो बैठकर रोने लग जाती है। उसे बोलता है डोर खोलो, हम इस बारे में बैठकर बात करेंगे। वो बोलती है मुझे ना तुम्हारी आवाज नहीं सुननी है, तुम जाओ यहाँ से। उसे काफी ज्यादा बोलता है प्लीज गेट खोलो, लेकिन वो नहीं सुनती। इधर मिल्क होटल में पहुँच चुकी होती है। वो फाई के रूम के बारे में पूछती है। फाई जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो वो मिल्क को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। मिल्क तो उसके चिपक ही जाती है। फाई उसे बोलता है तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम्हें मेरा एड्रेस किसने दिया। बताती है मैंने तुम्हारे भाई दिन से पूछ लिया था। फाई बोलता है वो ऐसा कैसे कर सकता है। पिछली में मिल्क ने दिन के कान में गुदगुदी कर उसे सच उगलवा लिया होता है। उसके बाद ये मैडम सीधा यहाँ पहुँच गई थी। तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जीत यहाँ से जा रही होती है। मिल्क जैसे ही जीत को देखती है तो उसे आवाज लगाकर रोक लेती है और बोलती है तुम पाई को फॉलो कर रही हो ना, पहले तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कोई किसी को फॉलो कर रहा है ना वो फाई है, मैं नहीं। बिल्कुल उसे झूठ बोल देती है। रात को ही फाई ने ना मेरे लिए यहाँ की टिकट करवा दी थी, तभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि वो ना मुझसे जरा भी दूर नहीं रह सकता है। जीत ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है। उसे बोलने लग जाती है अगर तुम्हें मेरे साथ कहीं भी जाना हो ना तो तुम फाई के रूम में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। इधर क्राई पॉप शीला को पट्टी पढ़ा रहा होता है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो ना तो मेरे बॉस से उधार ले लेना, वो ना काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, मैं तुम्हारी पैसे दिलवाने में हेल्प करवा दूंगा। इधर जीत बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। ये दोनों आकर पूछने लग जाते हैं क्या हुआ। जीत बोलती है कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। तभी वहाँ पर पियोग आ जाता है। वो खाना नहीं खा रही होती इसलिए वो उसे खिलाने लग जाता है। सारा नजारा फाई भी देख लेता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। वो जीत को बोलता है मुझे ना तुमसे बात करनी है। जीत वहाँ से उठकर चली जाती है, जिसके बाद प्योक भी उसके पीछे जाता है। यहाँ पर मिल्क आ जाती है और फाई से चिपकने लग जाती है। ये दोनों भी मिल्क को देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर कराई पॉप और सिरा मिलकर डेट से पेपर पर साइन करा लेते हैं। मिल्क फाई को बोल रही होती है चलो ना स्विमिंग करने के लिए चलते हैं, लेकिन फाई मना कर देता है। इधर मिल्क बड़ी उदास बैठी होती है। तभी फाई उसके पास आता है। वो बोलती है मुझे तुम्हारा ये थोपला नहीं देखना है, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। वो बोलता है कब तक तुम सच से भागती रहोगी, सच तो ये है कि तुम मेरी हो। ये सुनकर वो उसे एक चाटा धर देती है। मुझे हर्ट करने का ये जो तरीका चुना है ना बहुत ही गलत चुना है, मुझे लगा नहीं था तुम ऐसे होंगे। वो बोलता है मैंने ना जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। वो बोलती हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, जिसे तुम पसंद करते हो ना वो तुम्हारे रूम में रह रही है। बोलता है कौन, किसकी बात कर रही हो? मिल्क की। वो बोलती है पहले तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुम उस मिल्क के साथ मिलकर मुझ पर हंसना चाहते हो ना, लेकिन तुम जो चाहते हो ना वो मैं कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं ना तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी। फाई को तो गुस्सा आ जाता है और बोलता है मैं सब कुछ करूंगा ताकि तुम मुझसे लव करो, और वो उसे फोर्स करने लग जाता है। चक्कर में ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। उसे किस कर लेता है। जीत उसे धक्का देकर बाहर आ जाती है और उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। मिल्क फाई को ढूंढ रही होती है। तभी यहाँ पर उसे किसी का सामान दिखता है। वो खोलकर देखती है, उसमें स्विम सूट होता है, जिसे देखकर वो पहचान जाती है ये तो प्रयोग का सामान है। तभी वहाँ पर प्रयोग भी आ जाता है और उससे अपना सामान ले लेता है। पमाई वहाँ पर आती है तो उसे वो तोहफा दे देता है। फाई जीत के रूम के बाहर उसका दरवाजा खटखटा रहा होता है। प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो। दरवाजा खोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे मिल्क की आवाज आ जाती है। फाई को भीगा हुआ देखकर वो बोली लग जाती है तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, लेकिन वो तो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जीत दरवाजे से झांकती है और उन दोनों को साथ में रूम में जाता हुआ देख लेती है। उसके बाद वो अपना दरवाजा बंद कर सेट हो जाती है। यहाँ पर फाई मिल्क को बोल रहा होता है मुझे लगा कि तुम वॉशरूम यूज करने के लिए आई हो। मिल्क बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी। फाई बोलता है तुम ना अपने रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। इसके बाद फाई अपने भाई लोम को कॉल करता है और वो अपने भाई को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर लोम तो शॉक हो जाता है। वो बोलता है अरे मुझे कुछ भी याद नहीं है। फाई को लग रहा है कि मैंने उसका एडवांटेज लिया है, वो तो मुझसे नफरत करने लगी है। लोम बोलते क्या तू सच में जीत से प्यार करता है? अगर करता है तो उसे अपना लव कन्फेस कर दे। फाई बहुत सोचता है, फिर बोलता है तू सही कह रहा है, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे अपने प्यार कन्फेस कर देना चाहिए। फाई जैसे ही उसके डोर पर नॉक करता है, दरवाजा
पियोक खोलता है। वो जीत के पास किसी काम के लिए आया होता है। उन दोनों को साथ में देखकर फाई का तो चेहरा ही उतर जाता है। जीत को परेशान देखकर पियोक उसे पूछता है, जीत कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है क्या? मुझे बताओ। जीत बोलती, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसे थैंक्स बोलती है उसकी ड्रेस को ड्राई क्लीन कराकर देने के लिए। वो बोलता है, इसके लिए तो तुम पहले ही मुझे थैंक्स बोल चुकी हो। यहाँ पर लोम अपने भाई फाई पर चिल्ला रहा होता है, तुम जीत को किसी और लड़के के साथ अकेला कैसे छोड़ सकते हो? वे दिन आकर उससे फोन ले लेता है और बोलता है, भाई तू उस बंदे को जीत से दूर रखना। भाई पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? वो बोलता है, वो उस होटल का ओनर है ना? उसे एक आइडिया दे देता है। इसके बाद ये दोनों बैठे होते हैं। इसके बाद फाई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है। पियोक दरवाजा खोलता है, उसे बोलता है, मेरे रूम में ना कुछ है, और उसे अपने साथ ले जाता है। जीत भी उसके पीछे वहाँ पर आ जाती है और रूम में देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो उसे बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हारा रूम ही चेंज करवा देता हूँ, इसके बाद तुम्हें ना कोई परेशानी नहीं होगी। सुनकर तो फाई का और भी ज्यादा मुंह बन जाता है। पियोक वहाँ से जाने लगता है। जीत बोलती है, मुझे पेन किलर चाहिए। वो बोलता है, मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो अपने भाइयों को कोसने लग जाता है, कैसा आइडिया दिया है, मुझे ही जीत से अलग करवा दिया। टॉम बोलता है, भाई पहले ना तुम्हें जीत से माफी मांगनी चाहिए। वे दिन फोन लेकर बोलने लग जाता है, भाई तुम्हारे पास ना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और भाई अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। यहाँ पर सिला उस बंदे के पास पहुँचता है जिसने उससे पैसे लिए थे। सिला उसे पूछने लग जाता है, तुम मेरे पैसे कब दे रहे हो? वो बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है। सिला बोलता है, ठीक है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और वो उसे फाई के पैसे चोरी करने के लिए बोल रहा होता है। वो बंदा मना कर रहा होता है तो सिला उसे धमकी देने लग जाता है। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। ब्राइड और ग्रूम दोनों आ जाते हैं। जीत भी आती है। फाई उसे देखता ही रह जाता है। पियो के पास आती है। उन दोनों को साथ में देखकर फाई को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। यहाँ पर ये दोनों डांस कर रहे होते हैं। याई बोलता है, क्या मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ा डांस कर सकता हूँ? आई जीत को रोकता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। फिर वहाँ पर पियो को आ जाता है और उससे डांस के लिए पूछता है। इसके बाद जीत उसके साथ डांस करने लग जाती है और यहाँ पर मिल्का भी फाई का इंतजार कर रही होती है। फाई को बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है जीत के साथ बात करने का। वो उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और जीत उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। भाई भी मुस्कुराने लग जाता है। तभी पमाई आकर उसे स्माइल करता हुआ देख लेती है। वो बोलती है, अरे ओ सपनों से जाग जाओ, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है, मैं जीत को अपने साथ लेकर आई हूँ, पर इस बार प्लान फेल मत होने देना। वहाँ पर जीत आ जाती है। फाई उसे बोलता है, मैंने ना कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, लेकिन ये आधा सच है, तुम्हें ना मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता है। जीत तो उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है, सच मैं बताती हूँ, सच तो ये है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे। और वो उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सिला फाई के फार्म में पहुँच जाता है। तभी फाई की कार आती है। ये लोग पीछे से आकर मार देते हैं। जब उसका फेस देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये फाई नहीं होता। वो वर्कर सिला को पहचान जाता है। दोनों चमचे बोलते हैं, भाई इसने तो आपका फेस देख लिया है, हमें जेल जाना पड़ेगा। सिला इन दोनों चमचों को बोलता है, इसको मार दो। इधर मिल्क फाई का इंतजार कर रही होती है। फाई बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिल्क बोलती है, तुम्हारा इंतजार, तुम्ही ने तो कहा था। फाई उसे इग्नोर कर चला जाता है। इधर सिला और उसके दोनों चमचे बाइक से भाग रहे होते हैं। तभी नो की कार अचानक से रुक जाती है। वो जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर आग लगी होती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पर न्यू ईयर की पार्टी चल रही होती है। नो दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है और सभी को बताता है आग लग गई है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। जिसके बाद वो स्टेज पर चढ़कर माइक छीनने लग जाता है और अनाउंसमेंट करता है कि आग लग गई है। इधर पमाई फाई से पूछने लग जाती है, क्या हुआ, काम हुआ या नहीं? बोलता है, कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वो याई को आकर बोलती है, ये ना कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा है। और जीत को सुनाते हुए बोलती है, मुझे लग रहा है कि फाई का दिल टूट गया है। और जीत से पूछती है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? बोलती है, मुझे कैसे पता होगा। इधर ये लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तरमिल काफी देर से भूखी होती है।
फाई उसके लिए खाना लेकर आया होता है। वो देखता है कि उसके होठ पर कुछ लगा है, इसलिए वो साफ करने लग जाता है। जीत भी इस सीन को देख लेती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। याई आकर पूछने लगता है, तुम तो वॉशरूम में गई थी ना? वो बोलती है, नहीं, मैं तो बस यहाँ पर खुली हवा लेने के लिए आई थी। वो पूछता है, क्या तुमने फाई को देखा? वो बोलती है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास होगा ना। ये सुनकर ये दोनों तो स्माइल करने लग जाते हैं। उनका काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला था, इसलिए ये सभी लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पर मिल्क फाई का पीछा ही नहीं छोड़ रही होती। याई और बमाई बोलने लग जाते हैं, हमें ना इसे फाई से अलग करना पड़ेगा। मिल्क फाई को बोलने लग जाती है, हम यहाँ से चलते हैं, हम कहीं और जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। सुनकर जीत ही बोलने लग जाती है, मेरा सर दुख रहा है इसलिए मैं ही यहाँ से जा रही हूँ। फाई भी उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन मिल्क उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मेरा पेट दुख रहा है। तभी पमाई आकर बोलती है, तुम जाओ, इसको हम देख लेंगे। यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है जिस वर्कर को सिला ने मारा था वो आईसीयू में है। इन अपने मॉम डैड को बताता है, उसे ना किसी ने बुरी तरीके से मारा है और उसके ब्रेन में इंजरी हुई है। बोलती है, तुम ये बात फाई को मत बताना, उसे बड़ी मुश्किलों से खुद के लिए समय मिला है। यहाँ पर ये लोग मिल्क को रोक नहीं पाते। फाई जीत के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। मिल्क फाई को ढूंढ रही होती है। इधर जीत जैसे ही आंखें खोलकर देखती है तो उसे बाजू में फाई दिखता है। यहाँ पर मिल्क अकेले ही खड़ी होती है। तभी पियोक उसके पास आता है। इधर फाई उससे पूछने लग जाता है, तुमने क्या विश मांगी? वो बोलती है, मैंने विश मांगी है कि मैं उस रात को भूल जाऊं और हम दोनों एक दूसरे से कभी ना मिले। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। भी उसके पीछे जाता है और उसे बोलता है, तुम मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ एक बात सुन तो लो ना। मुझे मालूम है कि तुम्हारी फैमिली मुझे नफरत करती है और तुम भी करती हो, और तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगी? वो बोलती है, तुम्हारी वजह से ना चीजें ना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं। वो बोलता है, मुझे नहीं मालूम मिल्क यहाँ पर कैसे आई, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। के बाद वो उसके करीब आकर उसे किस करता है और उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें मिले। वो बोलती है, मैं खुश ही रहूंगी अगर मैं सब कुछ भूल जाऊँ जो भी यहाँ पर हुआ है, क्योंकि हमारे बीच में ना कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। और वहाँ से चली जाती है। फाई चिल्लाने लग जाता है, पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं इसे हार नहीं मानूंगा। यहाँ पर मिल्क पियोक के साथ ही फायरवर्क्स देखने लग जाती है। वो उसके साथ फोटो भी क्लिक करा रही होती है। नेक्स्ट डे ये तीनों जीत के पास जा रहे होते हैं। तभी पियोक आकर बोलता है, वो तो ऑलरेडी चली गई है, मैं ही तो मॉर्निंग में उसे एयरपोर्ट पर छोड़ कर आया हूँ। सुनकर याई और पमाई को फाई के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर जीत जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरती है तो क्राई पॉप उसे लेने के लिए आया होता है। यहाँ पर मिल्क चेकआउट कर रही होती है। पियोक उसे कल रात की फोटोज प्रिंट आउट करवा कर दे देता है। वो उसे बाय कर वहाँ से चली जाती है। जीत घर पर आने के बाद अपने डैड को बोलती है, आपको क्राई पॉप को भेजने की जरूरत नहीं थी, अपने आप भी घर आ सकती थी। पर फाई जैसे ही घर पहुँचता है तो उसे सारी कहानी पता चल जाती है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ सिला का ही काम है। के बाद वो उसे धोने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसकी फैमिली वाले उसे रोक लेते हैं। रिवेंज लेने से कोई फायदा नहीं है, वैसे भी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। इसके बाद फाई हॉस्पिटल में पहुँचता है। किम को होश नहीं आया होता। साक उसे बोलता है, मेरी ही गलती है, मुझे ना पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। किम के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं अपने बेटे के लिए। फाई उन्हें बोलने लग जाता है, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा ना जल्दी ठीक हो जाएगा। नो जीत को बता देता है, फाई की फार्म में ना आग लग गई थी। वो पूछती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता चला क्या? नो बोलता नहीं, मगर मेरी कार के सामने से 3 लोग भागते हुए निकले थे। पीछे से फाई आ जाता है। वो इशारा कर रहा होता है कि वो बाइकर सिला और उसके 2 चमचे ही हो सकते हैं। जीत तो उसे झगड़ने लग जाती है। नो बोलता है, तुम रुको, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, और उन दोनों को अपनी शॉप में लेकर आ जाता है और उन्हें बताता है, बैचलर पार्टी वाली रात में ही तुम दोनों को ऊपर लेकर गया था। ये सुनकर जीत तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, क्या तुम्हें पता है इस बारे में? तुमने सब देखा था ना? नो हाँ बोल देता है। जिसके बाद जीत फाई की तरफ देखते हुए बोलती है, तो तुम्हें तसल्ली हो गई होगी ना, देखो यहाँ पर विटनेस भी है। इसके बाद जीत नो को बोलने का मौका ही नहीं देती और उसे बोलती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप किसी को भी इस बारे में मत बताना, और वहाँ से भाग जाती है। नो बोलने लग जाता है, वो मुझसे नाराज हो गई है, मैं क्या करूँ? वो बोलता है, तुम कुछ भी मत करो, मैं जेंटलमैन हूँ और मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है। वहाँ से चला जाता है।
नो अपनी लिप टिंट उठाकर बोलने लग जाता है, मेरे हाथ से बस लिप टिंट ही तो गिरी थी, लेकिन जीत मुझसे इतनी ज्यादा नाराज क्यों है। इधर फाई जीत के पीछे आता है। वो बोलती है छोड़ो मुझे। वो बोलता है मुझे ना तुमसे बात करनी है, लेकिन वो मना कर देती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो बोलता है क्या तुम जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताना चाहती हो। तो वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी सिला आकर फाई को मारने लग जाता है और उसके दोनों चमचे भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो अपने भाई को रोक कर बोलती है वो मेरे पीछे नहीं आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद वो फाई को छोड़कर वहीं पर चली जाती है। फाई मार खाने के बाद भी स्माइल कर रहा होता है कि आज जीत ने उसकी साइड ली थी। इधर डैड अपनी बेटी से पूछने लग जाते हैं क्या बात है, तुम उसकी साइड क्यों ले रही थी। वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है डैड, हम लोग तो बस पार्किंग स्पॉट के लिए लड़ रहे थे। नेक्स्ट में फाई के दोनों भाइयों से बोल रहे होते हैं जो कुछ भी हुआ मर्जी से हुआ या फिर तुमने उसका एडवांटेज लिया है। बोलता है देखो भाई मुझे ना कुछ भी याद नहीं है। ये दोनों भाई तो उसे छेड़ने लग जाते हैं। तभी उसे जीत वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है तो वो भी उसके पीछे चला जाता है और उसे कसकर हक कर लेता है। वो बोलती है छोड़ो मुझे। वो बोलता है पहले ये बताओ तुम मेरे फार्म में क्या करने के लिए आई थी। बोलती है मैं तो देखने के लिए आई थी कि तुम्हारे फार्म में कितना ज्यादा डैमेज हुआ है। वो बोलता है सॉरी, जितना तुमने सोचा था ना उतना डैमेज नहीं हुआ है। वो बोलती है मैं ना पड़ोसी होने के नाते देखने आई थी, लेकिन अब नहीं आऊंगी। फाई मुस्कुराते हुए बोलने लग जाता है तुम तो मेरी दुश्मन हो ना। वो बोलती है तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। वो बोलता है मैं ना अपने दुश्मन को किस करने के बारे में सोच रहा हूँ, और फिर उसे छेड़ने लग जाता है। जीत उसे मार देती है तो फाई को जोर से लग जाती है। वो वहाँ से बचकर जाने लगती है, लेकिन फाई उसे दोबारा से पकड़ लेता है। बोलती है छोड़ो मुझे। वो बोलता है रुको जरा मैं सबको बुलाता हूँ। सभी लोग यहाँ पर देखो, हमारे फार्म में ना चोर घुस गया है। जीत उसका मुंह बंद कर बोलने लग जाती है मैं कोई चोर नहीं हूँ। बोलता है नहीं तुम चोर हो। वो बोलती है अरे मैंने चुराया ही क्या है। बोलता है तुमने ना मेरा हाथ चोरी कर लिया है। मुझे नहीं पता कैसे और कब, पर जब मैंने अपना दिल ढूंढा ना तो वो तुम्हारे पास ही था। जीत तो मुस्कुराते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद फाई के दोनों भाई आकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो फाई और जीत की एक्टिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों ने छुपकर उन दोनों को देख लिया होता है। इधर जीत भी फाई के ख्यालों में होती है। वो बोलती है क्या तुम पागल हो। तभी उसके डैड पीछे से गुजर रहे होते हैं और वो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। जीत नाटक करने लग जाती है जैसे कि वो गाय से बात कर रही थी। इधर साग गाना गा रहा होता है और उस गाने की लाइंस वही होती है जो फाई ने आज जीत को कही होती है। जीत उसे बोलता है ये सब तुम क्या गा रहे हो। साग बोलता है आज मेरे अंदर का आर्टिस्ट बाहर आ गया है, आज तो मैं एक गाना कंपोज कर ही रहूंगा। फाई समझ जाता है उसके दोनों भाइयों ने ही इसे सब कुछ बता दिया है, अभी तो ये ऐसी हरकतें कर रहा है। फाई एक रेस्टोरेंट में मिल्क डिलीवर करने आया होता है। वो रेस्टोरेंट के ओनर से पूछता है क्या दूसरा सप्लायर यहाँ पर मिल्क डिलीवर करने के लिए नहीं आया है क्या। तभी वहाँ पर जीत भी आ जाती है। फाई उसे छेड़ने लग जाता है। तभी पीछे से मिल्क भी आ जाती है और फाई से चिपकने लग जाती है। तभी जीत का बंदा पीछे से दूध लेकर आ जाता है। जीत फाई को बोलने लग जाती है अगली बार जब तुम मुझे देखो ना तो ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम मुझे जानते नहीं हो, और रेस्टोरेंट के ओनर के साथ वहाँ से चली जाती है। फाई भी उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन मिल्क उसे रोक लेती है प्लीज मत जाओ ना। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और अपने वर्कर को बोलती है तुम जाकर मिल्क डिलीवर कराओ, हम लोग पैसे बाद में ले लेंगे। और छुप कर फाई को देखने लग जाती है। फाई ना एक नर्स से बात कर रहा होता है। तो नर्स आपस में बात कर रही होती है। ये जो फाई है ना एक बहुत ही बड़े फार्म का ओनर है और इस नर्स से कई बार मिलने के लिए भी आता है। सुनकर जीत तो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। इधर लोग अपने भाई को बोल रहा होता है तुझे अपने प्यार का इजहार करे हुए 2 दिन नहीं हुए और तूने उसे नाराज भी कर दिया। तेरा नाम फाई नहीं फायर होना चाहिए था, तू बस आग लगाता रहता है। बोलता है पता नहीं हमारी लड़ाई हर बार कैसे हो जाती है। टॉम उसे समझाने लग जाता है तुम जब भी जीत से बात करो ना तो प्यार से बात किया करो। जीत तैयार होकर निकल रही होती है। उसके डैड पूछने लग जाते हैं आज तो संडे है तुम कहाँ पर जा रही हो। वो बोलती है मैं ना विलेजर्स की मदद करने के लिए जा रही हूँ। डैड बोलते कराई पॉप आने वाला है तुम उसके साथ चली जाना। वो बोलती है नहीं मुझे ना जल्दी जाना है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो घोड़े पर जा रही होती है। फिर रास्ते में उसे फाई मिल जाता है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोलती है लेकिन मुझे नहीं करनी। जिसके बाद वो उसके घोड़े पर चढ़ जाता है और उसे कसकर हक कर लेता है। उसके दोनों भाई छुपकर ये नजारा देख रहे होते हैं। फिर बोलता है ये उस लड़की को लव कन्फेस करने के लिए गया है या फिर मारने के लिए। इधर फाई उसके हाथ पे काट लेती है। वो बोलता है ठीक है तुम मुझे काटो मैं तुम्हें किस करूंगा। बोलती है जर कहीं के दूर हट जाओ मुझसे। वो बोलता है
तुम न शांति से बैठ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं बस तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये दोनों राइड एंजॉय करते हैं और वो उसे एक लोकेशन पर लेकर आ जाता है और उसे बताता है ये हमारी फैमिली की ना प्राइवेट जगह है। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि आज से तुम मेरी फैमिली का पार्ट हो। जीत बोलती है ये इम्पॉसिबल है। फाई बोलता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। जीत बोलती है तो उस मिल्क का क्या होगा? वो बोलता है वो मेरी दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं है। जीत पूछती है तो उस नर्स का क्या? वो बोलता है अरे तुम मुझे फॉलो कर रही थी ना। उसे बताता है मैं वहाँ पर ना किसी और से मिलने के लिए जाता हूँ। जीत बोलती है इसका मतलब कोई और लड़की है और वहाँ से जाने लगती है। फाई बोलते है रुको तो। जीत उसे पानी में धक्का देती है और चली जाती है, लेकिन फिर वो पीछे पलट कर देखती है। उसे फाई नहीं देखता तो वो वापस आ जाती है और फाई को ढूंढने लग जाती है। तभी फाई उसे मिल जाता है। वो बोलती है क्या हुआ है? वो बोलता है मेरे पैर में ना क्रैम्प आ गया है। तो जीत आकर उसकी हेल्प करने लग जाती है और उसे खड़ा होने के लिए अपना हाथ देती है। ये दोनों फिर से एक बार क्लोज आ जाते हैं। अभी इन्हें गन शॉट की आवाज आती है। जीत बोलती है ये आवाज तो हमारे एरिया से आ रही है, मैं जाकर देखती हूँ। कि जाते ही जीत बोलता है बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यहीं पर हो। इधर जीत यहाँ पर पहुंचकर अपने भाई सिला को बोलती है ये सब कुछ क्या चल रहा है? इन गाँव वालों को यहाँ से क्यों निकाल रहे हो? सिला बोलता है ये हमारी जगह है, हम यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं। जीत बोलती है पर ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों को मैंने ही यहाँ पर रहने के लिए जगह दी है। और वह सभी लोगों को बोलती है मैं अपने डैड से जाकर बात करूंगी, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। जिसके बाद वो अपने डैड से जाकर बात करती है। उसके डैड बोलते कोई गलतफहमी नहीं हुई है, वहाँ पर रिसोर्ट बनेगा और मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इवन मैंने तो पेपर्स पर साइन भी कर दिए हैं। मैं उन्हें ऐसा लग रहा होता है पर असलियत में तो क्राई पॉप ने उनसे उनकी जमीन के पेपर पर साइन करवा लिए होते हैं। जीत बोलती है आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? डैड क्राई पॉप को बोलते हैं इसे ना लंच पर लेकर जाओ। जीत को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। यहाँ पर फाई अपने पैरों की मलहम पट्टी करा रहा होता है। लोम आकर बोलता है तू यहाँ मलहम पट्टी करा रहा है, चल मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। जीत यहाँ पर क्राई पॉप के साथ लंच पर आई होती है। ये सीन देखकर फाई को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो जाने लगता है। लोम बोलता है रुक जा जरा, तूने अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस कर दी है पर वो तुम्हारे लिए क्या फील करती है ये अभी तक हमें पता नहीं है। इसके लिए मेरे पास ना एक प्लान है पर इसके लिए ना हमें मिल्क की जरूरत पड़ेगी। वो बोलता है मेरे पास ना ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा सिर दर्द है, अब उस आफत को तू क्यों बुलवाना चाहता है? बोलता है इससे ये पता चलेगा कि तुझे और मिल्क को साथ में देखकर जीत को जलन होती है या नहीं। फिर वहाँ पर मिल्क भी आ जाती है और ये दोनों उनके सामने वाले टेबल पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों का कंपटीशन चालू हो जाता है। फाई जीत को दिखाने के लिए रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था। जीत भी उसे जलाने के लिए क्राई पॉप को बोलती है अपने हाथों से खिलाओ ना। उसके बाद फाई तो मिल्क से अपनी मसाज करवाने लग जाता है। देखकर जीत को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो क्राई पॉप को बोलती है मेरे होठ पर कुछ लगा है, क्या तुम साफ कर दोगे? देखकर फाई को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बदला लेने के लिए अजीब अजीब आवाजें निकालने लग जाता है। सब सुनकर जीत तो वहाँ से उठकर ही चली जाती है। फाई जीत को जाता हुआ देखकर वो भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पर जीत क्राई पॉप के साथ जा रही होती है। जीत उससे पूछने लग जाती है हम किस रास्ते से जा रहे हैं? क्राई पॉप बोलता है मुझे तुमसे कुछ पर्सनल मैटर पर बात करनी है, हम घर पर ना पर्सनल मैटर पर बात नहीं कर पाते। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जीत बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो? क्राई पॉप बोलता है मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से। वो बोलती है लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर तुम्हें मेरे बिहेवियर से कोई गलतफहमी हुई है ना तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन उसने तो लॉक लगा दिया होता है। बोलती है प्लीज मुझे जाने दो। वो बोलता है जाने दूंगा, पहले मुझे किस्त तो दे दो। कार के दरवाजे पर नॉक होता है। जैसे ही क्राई पॉप दरवाजा खोलता है तो फाई उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और वो जीत को अपने साथ लेकर जाता है। जीत उससे पूछने लग जाती है ये क्या कर रहे हो? फाई बोलता अभी ना मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ और उसे ले जाता है। फाई जीत पर गुस्सा करते हुए बोलता है तुम उस बंदे के साथ खाना खाने क्यों गई थी? और अगर आज मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आता तो तुमने सोचा भी था क्या हो जाता? बोलती है क्योंकि उस मिल्क को देखकर मुझे ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वैसे भी मैं उस क्राई पॉप से प्यार नहीं करती। वो बोलता है अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करती हो? वो बोलती है तुम इतने ज्यादा हैंडसम भी नहीं हो। तभी वहाँ पर सिला की जीप आ जाती है। अजीब से उतरता है वो भी गन लेकर। ये देखकर जीत फाई को एक पंच मार देती है और ऐसे दिखाती है जैसे कि फाई उसका दुश्मन है। सिला पूछता है क्या हुआ है?
वो बोलती है ये ना हमारा दुश्मन है। तभी एक बंदा कराई पॉप को लेकर उतरता है जो कि टूटी फूटी हालत में होता है। जीत बोलती जाओ यहाँ से। तो फाई वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सिला उसे रोक कर बोलता है तूने ही कराई पॉप की ऐसी हालत की है ना। अभी जीत आकर बोलती है इसने कुछ नहीं किया और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। सीन में घर का सीन दिखाया जाता है। क्राइबॉब बोल रहा होता है मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। यहाँ पर फाई अपने गांव पर सिकाई करा रहा होता है और अपने भाई को बोलता है उसने ना मुझे अचानक से हिट किया। वो बोलता है वो ना तुम्हें बचाना चाहती थी इसलिए उसने ऐसा किया होगा। इधर सीला क्राइबॉब को रोक कर बोलता है क्या तुम अपने बॉस से मिलने के लिए जा रहे हो? मैं अभी उन्हें 50,000 दे रहा हूँ। वो बोलता है इससे तो इंटरेस्ट भी पूरा नहीं होगा। सिला बोलता है लेकिन पूरे साल का इंटरेस्ट तो 2 लाख है ना। वो बोलता है नहीं ये तो मंथ का है। सुनकर उसे तो शौक लग जाता है। क्राइबॉब बोलता है अभी मैं इतने पैसे लेकर जा रहा हूँ, मैं बॉस को समझा दूंगा वो मान जाएंगे अगर तुम समय पे पैसे देते रहोगे तो। इधर दूसरा चमचा आकर बताने लग जाता है बॉस अभी किम जिंदा है, वो मरा नहीं है। सिला उन दोनों को बोलता है उस पर नजर रखना और सारी बातें मुझे बताते रहना। जीत जैसे ही घर पर आती है तो डैड उसे पूछने लग जाते हैं तुम्हें क्राइबॉब कैसा लगता है? जीत साफ साफ मना कर देती है मुझे वो बंदा ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डैड पूछने लग जाते हैं क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? जीत बोलती है पता नहीं, लेकिन उस क्राइबॉब को मैं कभी पसंद नहीं करूंगी। नेक्स्ट डे वो फार्म में होती है तभी उसके पास प्यूक आता है। प्यूक को देखकर वो हैरान हो जाती है। प्यूक उसे बताता है मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ, हमारे जो फॉरेनर टूरिस्ट है ना उनके टूर के हिसाब से जगह देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पर ना बहुत ही अच्छी जगह है हाइकिंग के लिए और राफ्टिंग के लिए। सिला भी इन दोनों को बात करते हुए देख रहा होता है। यहाँ पर फाई के पास याई और पमाई दोनों ही आ जाते हैं। वो दोनों को देखकर सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर सिला डैड को आकर बता देता है मैंने ना बहन को एक लड़की के साथ देखा। तभी जीत प्यूक को लेकर घर आ जाती है। यहाँ पर फाई को पता चल जाता है कि उन लोगों के साथ प्यूक भी आया है। तो डैड प्यूक का इंटरव्यू ही लेने लग जाते हैं। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम करते क्या हो? प्यूक उन्हें अपने बारे में बता देता है। तभी जीत आकर प्यूक को अपने साथ ले जाती है। प्यूक के जाने के बाद डैड बोलते हैं अगर जीत को कराई पॉप पसंद नहीं है और अगर वो प्यूक के साथ आगे बढ़ना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये लड़का ना अच्छा लग रहा है। ये सुनकर सिला तो मुंह बना रहा होता है। ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर दिन आता है। प्यूक बोलता है जीत हम ना इन्हीं के रिसोर्ट में रुके हुए हैं। जीत उसे बताती है ये ना फाई का भाई है। इसके बाद वो फाई के पास कॉल करता है। इसके बाद फाई तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है। को साथ में देखकर फाई बोल रहा होता है देखो जरा कैसे दांत फाड़ फाड़ कर बातें कर रही है, मेरे सामने तो कभी मुस्कुराती भी नहीं है, मुझ पर तो चिल्लाती रहती है। दीन बोलता भाई शांत हो जाओ, शांति से ना कुछ सोचते हैं। तभी यहाँ पर फाई के मॉम डैड भी आ जाते हैं। जीत उनका इंट्रोडक्शन प्यूक से करवाती है। मिस्टर मैत्री पूछने लग जाते हैं क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जीत बोलती है नहीं ये मेरा फ्रेंड है। अब देखकर फाई बोलने लग जाता है ये लो मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँच गए, वो सब कितना हंस हंस कर बात कर रहे हैं। तीन बोलता है अब हम लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? मॉम डैड वहाँ पर बैठे हुए हैं। जिसके बाद फाई अपने फ्रेंड्स के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए। ये दोनों रेस्टोरेंट आकर जीत और प्यूक को मनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लोम आकर वाइन सर्व करता है। याई और पमाई मिलकर प्यूक को काफी सारे ड्रिंक करा देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो जीत को बोलते हैं हम इसे अपने रूम तक छोड़कर आ जाते हैं, तुम यहीं पर रुकना। जीत उनका इंतजार कर रही होती है। तभी फाई पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। जीत बोलती है ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। फाई बोलता है ये मेरे भाई का प्राइवेट पैलेस है, यहाँ पर कोई नहीं देखेगा। जीत बोलती है इसका मतलब ये तुम्हारा प्लान था, तुम ऐसी मुसीबतें खड़ी क्यों करते हो? फाई बोलता है किसने कहा था तुम्हें यहाँ पर प्यूक के साथ घूमने के लिए? जीत बोलती है तो क्या हो गया, मैं उसे हक थोड़ी कर रही थी। फाई बोलता है लेकिन तुम उसके साथ बैठी तो थी ना। जीत बोलती है तुम ना पूरे पागल हो। वो बोलता है हाँ पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। के बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। जीत उसे बोलती है मेरी फैमिली तुमसे नफरत करती है, ये बात तुम्हें पता है ना। वो बोलता है ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तो वो स्माइल करने लग जाती है। यहाँ पर सीला का चमचा उसे बता देता है कि उसने फाई को जीत के साथ देखा है।
ये सुनकर डैड भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इधर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी पर कोई नोक करता है। फाई और पमाई बोलने लग जाते हैं, तुम लोग कब से बातें कर रहे हो? यहाँ पर हमें मच्छर काट रहे हैं। इधर सिला अपनी जीप लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। डैड तो सीधा जीप से उतरकर अपनी गन तान लेते हैं। तभी याई और पमाई कार का डोर खोलकर उन्हें नमस्ते बोलने लग जाते हैं। डैड पूछने लग जाते हैं, तुम कौन हो? वो बोलता है, हम नाजीत के दोस्त हैं, उसे घर छोड़ने के लिए आ रहे थे। सिला बोलता है, ये कार तो फाई की है ना? वो बोलता है, ये कार हमने रेंट पर ली है। इसके बाद वो दोनों कार से बाहर आ जाते हैं। बोलते हैं, जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी, और वो जीत को अपने साथ ले जाते हैं। फिर जाने के बाद फाई बाहर आ जाता है। एक्चुअली में वो कार में छुपा हुआ होता है। इसके बाद ये सारे लोग यहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। लोग बोलता, पीयूक ना एक आइडियल लड़का है कि कोई भी लड़की उसे बड़ी आसानी से चूज कर लेगी। फाई बोलता, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि वो लड़का है या गे है। टिम बोलता, ये पता करने के लिए तो हमें एक लड़की की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद तीनों पमाई की तरफ देखने लग जाते हैं। पमाई मना कर देती है, ये काम मुझसे नहीं होगा। तभी फाई बोलता है, मुझे पता है क्या करना है। नेक्स्ट सीन में फाई नो के पास पहुंच जाता है। नो बोलता है, अगर वो गे नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? फाई बोलता है, उससे हमें क्या मतलब, हमें तो बस उसकी फीलिंग जाननी है। नो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। जिसके बाद वो मिल्क से बात करता है। मिल्क बोलती है, फाई सिर्फ मेरा है। एक्चुअली में नो ने मिल्क को ये बताया होता है कि न्यूक एक गे है और वो फाई के पीछे यहाँ तक आ गया। मिल्क बोलती है, मैं ना फाई को उससे बचा कर रहूंगी। यहाँ पर पीयूक जीत को अपने साथ ले जाने के लिए डैड की परमिशन मांग रहा होता है, तो जीत के डैड उसे परमिशन दे देते हैं। इधर दिन पीयूक को वहाँ के रास्तों के बारे में समझा रहा होता है। वहाँ पर फाई आ जाता है और बोलता है, ये तुम्हारा गाइड है, ये तुम्हें सही रास्तों पर लेकर जाएगा। नो मिल्क को आउटफिट दिखाता है, उसे प्लान के बारे में समझा रहा होता है। तुम्हें न पीयूक को सेड्यूस करना है। इसके बाद उसका मन न फाई से हट जाएगा और ये बेवकूफ उसकी बातों में आ जाती है। इसके बाद नो मिल्क को लेकर इनके पास पहुँच जाता है। जीत बोलती, हमारे पास तो 2 ही घोड़े हैं। पीयूक बोलता है, मैं फाई के साथ बैठ जाऊंगा, आप दोनों लड़कियां बैठ जाना। फाई मना कर देता है, मेरे घोड़े इतना ज्यादा वजन सहन नहीं कर पाएंगे। पीयूक को बोलती है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बोलती है, नहीं पीयूक, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद ये लोग राइड पर निकल जाते हैं। फाई और जीत तो कुछ आगे ही निकल जाते हैं। ये दोनों पीछे पीछे चल रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग पीछे छुपे होते हैं। ये लोग गुलेल की मदद से फाई और जीत के घोड़े पर हिट कर देता है। इसके बाद घोड़ा बेकाबू होकर आगे चला जाता है। अभी वहाँ पर मिल्क पहुँच जाती है। नो मिल्क को इशारा करता है, तुम ना सही रास्ते पे जा रही हो, तुम वहीं पर जाओ, क्योंकि जीत और फाई का घोड़ा गलत दिशा में चला गया होता है। यहाँ पर ये दोनों सही जगह पर पहुँच जाते हैं। मिल्क डिलीशियस खाना देकर बोलती है, मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लग रही है, और खाने लग जाती है। इवन वो पीयूक को भी देती है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ से बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारा दिख रहा होता है। दोनों साथ में नजारा देखने लग जाते हैं। पीयूक शांति से बैठा होता है, तभी उसके ऊपर एक कपड़ा आता है। जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है तो मिल्क को देखकर हैरान हो जाता है। पीयूक पूछने लग जाता है, तुम क्या कर रही हो? मिल्क बोलती है, मैं तो स्विमिंग करने के लिए जा रही हूँ। बोलता है, लेकिन मैं तो अपना स्विम सूट लेकर ही नहीं आया। वो बोलती है, कोई बात नहीं, और उसे भी स्विम करने के लिए फोर्स करने लग जाती है, लेकिन वो मना कर देता है। जिसके बाद वो अकेले ही पानी में चली जाती है और उसके बाद चिल्लाने लग जाती है, मुझे कुछ काट रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। उसके बाद पीयूक दौड़कर उसके पास जाता है और उसकी हेल्प करने लग जाता है। इधर फाई जैसे ही जीत को किस करने वाला होता है तो जीत उसके मुँह में एप्पल डाल देती है। फाई बोलता है, तुम ना चीटिंग कर रही हो, और दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। इधर पीयूक पूछ रहा होता है, तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो? वो बोलती है, मैं ना तुम्हें पूरा मैन बनाना चाहती हूँ। जीत बोल रही होती है, एक ही पीस बचा है, इसे हम दोनों मिलकर खाएंगे। जिसके बाद ये दोनों रोमांटिक वे में एप्पल खा रहे होते हैं। वो बोलता है, अच्छा तरीका है लव कन्फेस करने का। वो बोलती है, लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। बाद वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पिटिशन के चक्कर में जीत भी चिल्लाने लग जाती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फाई बोलते, फाइनली आज तुमने मुझे अपने दिल की बात कह ही दी है, मैं ना बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जीत बोलती है, मैं अच्छी बन रही हूँ, इसीलिए तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो ना। और दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। इधर मिल काफी ज्यादा कोशिश कर चुकी होती है पीयूक को सेड्यूस करने की।
मिल्क उसे बोलती है, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है क्या? मैं तुम्हें कितनी देर से सीड्यूस कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं तुम पर अपना फाइनल अटैक करूंगी। प्यूक उसे मना कर रहा होता है। मिल्क बोलती है, मुझे मत रोको, मैंने ना बहुत सारे बॉयज को किस किया है, अगर मैं एक गर्ल को किस कर लूंगी तो क्या ही हो जाएगा। ये बोलकर वो उसे किस कर देती है। प्यूक भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और शुरू हो जाता है। के बाद मिल्क उसे अपने आप से दूर हटाती है और पूछती है, क्या तुम गे नहीं हो? वो बोलता है, नहीं। ये सुनकर वो उसे एक चाटा धर देती है, वहाँ से जाने लगती है। प्यूक उसे पूछने लग जाता है, हुआ क्या है? नो आकर बोलने लग जाता है, लगता है मिल्क को सच्चाई पता लग गई है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। पर सिला गैम्बलिंग कर रहा होता है जिसमें वो काफी ज्यादा पैसे हार जाता है। अभी तो उसे कर्जा भी चुकाना था पिछले लिए हुए पैसों का। क्राइपॉप उसे बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। और उसे साइड में ले जाकर बोलता है, मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, क्या इस मामले में तुम कुछ कर सकते हो क्या? के बाद ये दोनों वापस लौट रहे होते हैं। यहाँ पर मिल्क भी वापस लौट रही होती है। प्यूक को उसने खुद से दूर बिठा रखा होता है, इसलिए ये चारों लोग पहुँच जाते हैं। प्यूक से माफी मांगने लग जाता है, मैंने तुम लोगों को काफी बार कॉल किया, लेकिन तुम लोगों में से किसी का भी कॉल नहीं लगा। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि राफ्टिंग के लिए अभी पानी का फ्लो ना सही नहीं था, इस वजह से मैं बोट नहीं ला पाया। चाय और पमाई दोनों तो जीत और फाई को छेड़ने लग जाते हैं। तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो। जीत को बोलता है, तुम्हारे गाल तो बहुत ही ज्यादा लाल हो रहे हैं। नो मिल्क को बोलता है, वैसे गाल तो तुम्हारे भी लाल हो रहे हैं। मिल्क फाई के पास आकर बोलने लग जाती है, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। जीत प्यूक के साथ वापस चली जाती है। दिन बोलता है, हमारे मेन कपल के बीच में तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दूसरे कपल के बीच में बस अभी स्पार्क ही आया है। इसके बाद जीत घर पहुंच जाती है। सिला पूछने लग जाता है, इतनी देर कैसे लग गई, कहाँ पर गए थे? वो बताती है, हम माउंटेन पर गए थे। तो बोलता है, वाटरफॉल पर। सिला बोलता है, क्या अलग अलग जगह पर गए थे? जीत बहाना बना देती है, हम दोनों ना दोनों जगह पर गए थे। डैड बोलते, ठीक है अब तुम आई गए हो तो मैं तुम्हारी मुलाकात क्राइपॉप से करवा देता हूँ। जिसके बाद वो प्यूक का इंट्रोडक्शन क्राइपॉप से कराता है। प्यूक वहाँ से चला जाता है। क्राइपॉप बोलता है, मुझे ना जीत से अकेले में कुछ बात करनी है। उनको जाता हुआ देखकर सिला तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। अपने डैड को बोलता है, ये दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। डैड बोलते, ये तो जीत पर डिपेंड करता है कि वो किसे चूज करती है, दोनों ही लड़के बहुत अच्छे हैं। क्राइपॉप उससे उस दिन के लिए माफी मांगने लग जाता है। वो बोलती है, जो तुम्हें बिजनेस की बात करनी थी वो करो। वो बोलता है, तुम प्यूक की वजह से मुझसे गुस्सा हो ना, तुम उसे पसंद करती हो ना? वो बोलती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? वो बोलता है, मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ। वो बोलती है, तो क्या मैं थोड़ी पसंद करती हूँ, पर तुम्हें कुछ और बात नहीं करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो उसे रोककर बोलने लग जाता है, वो मुझसे बेटर कैसे है, क्या मुझसे ज्यादा रिच है या हैंडसम है? बोलती है, तुम न बस इतना ही सोच सकते हो। क्राइपॉप बोलता है, क्या तुम्हारे बीच में सब कुछ हो चुका है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जीत उसे चाचा धर देती है और बोलती है, मुझे फर्क पड़ता है और दोबारा मेरी ऐसी इंसल्ट मत करना। तभी वहाँ पर सिला आ जाता है और उससे पूछने लग जाता है, मेरी बहन कहाँ पर है? वो बोलता है, मैंने तुम्हें जो काम बोला है ना, पहले तुम वो करो, वरना सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। और उसे धमकी देता है। फाई अपने घर वालों को बता देता है कि वो जीत को पसंद करता है। सुनकर उसके डैड तो शॉक हो जाते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है। नेक्स्ट डे जीत के पास काफी सारे स्टूडेंट आए होते हैं। वो उन्हें अपनी फार्म का टूर करा रही होती है। पीछे से फाई भी आ जाता है। वो उसे साइड में ले जाकर बोलती है, तुम मेरे फार्म में क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो? फाई बोलता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जीत बोलती है, तुम्हें पता है ना, मेरे डैड और भाई दोनों गन लेकर घूमते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम अपना ख्याल रखा करो। और उसे हक कर लेती है। तभी पीछे से सिला आवाज लगा रहा होता है। के बाद जीत फाई को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। उसके बाद वो अपने भाई से आकर पूछने लग जाती है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? सिला बोलता है, आज रात मेले में जाना है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है। दोनों चमचों को बोलता है, जाओ ढूंढो उसे, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पूछने लग जाती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? बोलता है, एक वर्कर ने ना यहाँ पर फाई को देखा है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। तभी फाई पीछे से जाकर देखता है। जीत उसे इशारे से बोल रही होती है, जाओ यहाँ से। अपने भाई को मनाकर वहाँ से ले जा रही होती है और वो उसके साथ मेले में जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। मिल्क नो को बता रही होती है।
प्यूक न गे नहीं है और रो रही होती है। वो बोलता है क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है? वो बोलती है नहीं, पर बहुत कुछ हो गया है, और जोर जोर से रोने लग जाती है। उसे बोलती है लेकिन इस बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना, मैं बहुत टाइम से ना पाई के पीछे पड़ी हुई हूँ, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, पर फिर भी प्यूक और मेरे साथ इतना कुछ हो गया। वो बोलता ठीक है, इस मैटर को यहीं पर खत्म करते हैं, और वहाँ से जा रहा होता है। फिर उसे प्यूक वहीं पर आता हुआ दिखाई देता है, तो वो अंदर आकर मिल्क को बता देता है। मिल्क बोलती है अब मैं क्या करूँ, मैं तो उसे नस्लें भी नहीं मिला सकती हूँ, और चुप जाती है। प्यूक आकर पूछता है मिल्क कहाँ पर है? नो झूठ बोल देता है, वो तो शॉपिंग के लिए गई है। प्यूक के जाने के बाद नो हैरानगी से मिल्क को देखता है। मिल्क बोलती है जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? उसके बाल जल गए थे। यहाँ पर फाई सारे काम जल्दी जल्दी कर रहा होता है। दिन बोलता है ये जीत से मिलने के लिए जाने के लिए ऐसा कर रहा है। और बोलते हैं तुम्हारी डेट है क्या? मुझे बता देना, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। क्योंकि सिला और उसके डैड गन लेकर घूमते हैं झगड़े के लिए। भाई बोलता है मैं ना सबको प्रूफ कर रहूंगा कि मैं जीत से सच्चा प्यार करता हूँ, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर हमें मेले का सीन दिखाया जाता है। सिला अपनी बहन को क्राई पॉप से मिलाने के लिए लेकर आया होता है, जिसके बाद जीत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो वापस जाने के लिए बोल रही होती है। सिला बोलता है ये डैड का ऑर्डर है, अगर 2-3 घंटे घूम लोगी तो क्या ही हो जाएगा। जिसके बाद उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। फाई भी जीत को ढूंढते हुए मेले में पहुंच जाता है। फिर उसे वहाँ पर जीत दिख जाती है। फाई साग को कुछ काम करने के लिए बोलता है। आपको रास्ते में नो मिल जाता है। वह क्राई पॉप झूले की 2 टिकट लेकर आ जाता है। जीत बोलती है मुझे ना ऊंचाई से डर लगता है, तुम ही जाओ। यहाँ पर साग 2 टिकट ले लेता है। जीत उसे पहचान जाती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साग बोलता है मैं ना पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, और क्राई पॉप को झूले में बिठा देता है। क्राई पॉप जीत को बुला रहा होता है, पर नो आकर बैठ जाता है और झूला चलने लग जाता है। जीत तो खुश हो जाती है, तभी कोई आकर उसे खींच लेता है। जीत घबरा जाती है, लेकिन फाई की आवाज सुनकर शांत हो जाती है। यहाँ पर जीत को एक डॉल बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वो फाई को बोलती है मुझे ना वो डॉल चाहिए। फाई शूटिंग कर उस डॉल को जीत लेता है। इसके बाद ये दोनों टेम्पल आते हैं और प्रेयर कर रहे होते हैं। जैसे ये दोनों बाहर निकलते हैं, सिला अपने चमचों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बोलता है तुम दोनों दोस्त कब से बन गए? जीत बोलता है मैं इसे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया था। सिला अपनी बहन को बोलता है घर चलो। फाई बोलता है तुम ना इसे हर्ट मत करना। फाई उसे गुस्से में बोलने लग जाती है तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद सिला अपनी बहन को वहाँ से ले जाता है। इधर प्यूक मिल्क से मिलने के लिए आता है। मिल्क उसे बोलती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गे समझ लिया था। वो बोलता है कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी। वो बोलती है तुम कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। वो बोलता है अगर तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो गई हो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मेरे साथ जाने के लिए तैयार क्यों हुई थी? ये सुनकर वो शर्माने लग जाती है। यहाँ पर सिला अपनी बहन को क्राई पॉप के साथ मेले में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। क्राई पॉप को बोलता है मुझे किसी काम से जाना पड़ेगा, तो मेरी बहन को घर छोड़ देना। के बाद सीधा वो फाई के पास आ जाता है। ये लोग उसे मारने लग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं। इधर प्यूक बता रहा होता है मैं कल वापस जा रहा हूँ और आखिरी बार है जो मैं यहाँ पर आया हूँ। उसे डायरेक्टली पूछ लेता है क्या तुम मेरी फियांसी बनना चाहोगी? मिल्क तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है। इधर क्राई पॉप जीत को लेकर जा रहा होता है। वो रास्ता देखकर बोलती है तुम घर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हो, और उसे गाड़ी रोकने के लिए फोर्स करने लग जाती है। यहीं से प्यूक और मिल्क भी जा रहे होते हैं। जीत को पहचान जाती है। क्राई पॉप की कार अचानक से रुकती है। जीत निकलकर वहाँ से भागने लग जाती है। क्राई पॉप उसे पकड़ लेता है तो जीत उसे मारकर जाने लगती है। क्राई पॉप उसको मुक्का मार देता है और उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। प्यूक और मिल्क क्राई पॉप की कार को ही ढूंढ रहे होते हैं। मिल्क बोलती है फाई फोन नहीं उठा रहा है। प्यूक बोलता है मैं दिन के पास कॉल कर देता हूँ। जैसे ही घर पर पहुँचता है तो मॉम डैड उससे पूछने लग जाते क्या हुआ। वो बोलता है मैं ना जीत के घर पर जा रहा हूँ, उसे ना वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डांट पड़ रही होगी। अभी दिन के पास प्यूक का कॉल आ जाता है। वो बोलता है प्यूक ने ना जीत को किसी अनजान आदमी के साथ जाता हुआ देखा है। भाई समझ जाता है जरूर वो क्राई पॉप ही होगा। प्यूक उसे बता देता है कि क्राई पॉप एक होटल पर आया है। भाई बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। यहाँ पर क्राई पॉप जीत का फायदा उठाना चाहता था। फाई होटल मैनेजर से क्राई पॉप का रूम नंबर पूछता है। के बाद क्राई पॉप को डोर नॉक होने की आवाज आती है। जैसे ही वो दरवाजा
दरवाजा खोलता है। फाई आकर उसे मारने लग जाता है। उसके बाद वो जीत के पास आकर उसके कपड़ों को ठीक करने लग जाता है। तभी पीछे से क्राइपॉप आकर उस पर हमला कर देता है। इससे पहले वो फाई को और मारता, फाई उसे किक कर देता है। इसके बाद क्राइपॉप तो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो जीत को उठाकर कार में ले जाता है और दिन को बताता है इसे बेहोश किया गया है। नेक्स्ट डे जीत को होश आता है। उसके सामने फाई की मोम होती है कि वो फाई के घर पर होती है। वो पूछने लग जाती है मैं यहाँ पर कैसे आई। फाई मोमो से सारी बातें बता देती है। मिस्टर मैत्री तो उसके लिए पोरिश लेकर आ जाते हैं। तो फाई की याद आती है। वो पूछने लग जाती है वो कैसा है, उसने खाया कि नहीं। डैड और मोमो से कुछ नहीं बताते। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चले जाते हैं। बोलती है माफ करना, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई। डैड बोलते कोई बात नहीं, अगर मेरे बेटे की जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता। फाई के मॉम डैड उसके पास आते हैं। उनसे जीत के बारे में पूछने लग जाता है। बोलते हैं जीत तो चली गई है। ये सुनकर वो सैड हो जाता है। बोलते हैं मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से जीत आकर बोलने लग जाती है क्यों, तुम्हारा मुंह नहीं दुख रहा है क्या बात करने में। फाई उठकर बैठ जाता है। जीत उसकी चोट देखने लग जाती है और उसे पॉलिश खिलाती है। के बाद वो उसे किस करता है। दोनों को रोमांटिक होता हुआ देख मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर सिला जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता है, क्राइपॉप उसे बताता है फाई ने मुझ पर अटैक किया और जीत को लेकर चला गया। नोटंकी करने लग जाता है। मैं तुम्हारी ना कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें तुम्हारा कर्जा ना खुद ही चुकाना पड़ेगा। सिला बोलता है प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। यहाँ पर जीत परेशान हो रही होती है। ना सब कुछ हैंडल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। फाई बोलता है तुम्हारे डैड तुम पर जरूर विश्वास करेंगे। जीत बोलती है लेकिन डैड ना क्राइपॉप पर बहुत भरोसा करते हैं। फाई बोलते हैं तुम्हें उन्हें बताना होगा कि वो कितना ज्यादा बुरा है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसके बाद जीत जैसे ही घर पर पहुँचती है, सिला ने डैड को पहले ही भड़का दिया होता है। गुस्से में अपनी बेटी के पास आते हैं और सिला बोलने लग जाता है तुम पूरी रात घर से बाहर थी, तुम उस फाई के साथ थी ना। पूछने लग जाते हैं तो वो उस कमीने के साथ होटल में गई थी। सच बता देती है मुझे तो वहाँ पर क्राइपॉप लेकर गया था, लेकिन फाई ने तो मुझे बचाया है। लेकिन डैड उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे एक चाटा भी धर देते हैं। बोलने लग जाती है आपको उस क्राइपॉप पर भरोसा है लेकिन खुद की बेटी पर नहीं है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप फाई की मॉम से पूछ लेना क्योंकि मैं उन्हीं के घर पर थी। ये सुनकर तो डैड उस पर और भी ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। लाजीत को ले जाकर रूम में बंद कर देता है। जाने से पहले उसका फोन भी छीन लेता है। जीत तो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। यहाँ पर फाई जीत का फोन ट्राई कर रहा होता है लेकिन उसका फोन लगता ही नहीं है। इसके बाद सिला डैड के साथ क्राइपॉप से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है। डैड उसे बोल रहे होते हैं तुम चिंता मत करना, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा ही दूंगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जीत के फोन पर सिला का फोन आ रहा होता है। सिला बोलता है देखो डैड उस कमीनी का फोन आ रहा है। डैड उससे फोन छीनकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तभी वो लोग प्यूक और मिल्क को साथ में जाता हुआ देख लेते हैं। सिला बोलता है डैड अब तो बस आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है क्राइपॉप। इधर फाई को जीत की चिंता हो रही होती है। किसी ना किसी को उसके घर जाना पड़ेगा उसके बारे में पता करने के लिए, लेकिन जाएगा कौन। इधर डैड फाई के पास आकर उसे बोलने लग जाते हैं मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। डैड बोलते हैं मगर तुम्हें क्राइपॉप से शादी करनी पड़ेगी। तुम उस फाई से प्यार करती हो ना, पर वो नहीं करता, वो बस नाटक कर रहा है मुझसे बदला लेने के लिए। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है। डैड के जाने के बाद वो तो और भी ज्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद फाई जीत के रूम में सीढ़ियों से पहुंच जाता है। जीत उसे देखकर बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे डैड या भाई ने तुमको देख लिया ना तो पक्का वो तुम्हें मार देंगे। वो बोलता मुझे ना तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और उसे बोलता तुम मेरे साथ चलो ना, हम यहाँ से भाग चलते हैं। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट तुम हो ना उतने ही मेरे डैड भी हैं। बोलकर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी दरवाजे पर आवाज आती है जिसके बाद जीत फाई को छुपा देती है। डैड उसे पूछने लग जाते हैं खिड़की क्यों खुली है। जीत बोलती है हवा खाने के लिए डैड बोलते जैसे ही क्राइपॉप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा ना मैं तुम्हारी एंगेजमेंट उससे करवा दूंगा। बोलती है मैं उससे प्यार नहीं करती तो मैं कभी उससे शादी भी नहीं करने वाली हूँ। डैड उस पर गुस्सा कर चले जाते हैं। फाई आकर उसे संभालता है और वो उसे किस करने वाला होता है लेकिन रुक जाता है और बोलता है जब तुम्हारे डैड हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे ना उसी के बाद हम दोनों आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर जीत खुश हो जाती है। सिला जैसे ही घर के बाहर आता है उसे फाई की जीप में साग सोते हुए नजर आता है। ये दोनों भाई भी गन लेकर निकल रहे होते हैं। उससे पूछने लग जाते तुम दोनों गन लेकर कहाँ जा रहे हो। हम भी उनकी बातें सुन लेती है। फाई सीढ़ियों से जैसे ही नीचे उतरता है तभी वहाँ पर जीत के डैड सिला के साथ आ जाते हैं और उसके दोनों चमचे
फाई को पकड़ लेते हैं। ये चिल्लाने लग जाती है, प्लीज उसके साथ कुछ भी मत करना। डैड जैसे ही फाई को गोली मारने वाले होते हैं, वहाँ पर फाई की फैमिली आ जाती है। डैड बोलते तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के कमरे में कैसे घुस सकता है। फाई की मॉम बोलती है मेरा बेटा इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हम इन दोनों की ट्रेडिशनली शादी करा देंगे। जीत के डैड बोलते हैं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये लोग फाई को वहाँ से ले जाते हैं। सिला तो अपनी बहन को सुनाने लग जाता है, डैड उसे रोक देते हैं, इसे कुछ मत कहो। सिला बोलता है डैड आप मुझे कैसे रोक सकते हो। डैड बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं हर्ट नहीं हुआ हूँ, तुमसे ज्यादा मुझे दुख हुआ है, मैं इसकी शादी ना क्राई पॉप से करा दूंगा। जीत बोलती है डैड आप मुझे उस गंदे आदमी के साथ क्यों बनना चाहते हो। बताते हैं मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। दर्दीन डैन को बोल रहा होता है फाई सो गया है, डॉक्टर ने उसे स्लीपिंग पिल दे दी है। डैड उससे किम के बारे में पूछने लग जाते हैं। लोम बोलता है मैंने फाई को बता दिया है, वो कल खुद किम को लेने के लिए जाएगा। नेक्स्ट डे फाई किम को लेने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और ये तीनों यहीं पर छुपे होते हैं। नर्स से जाकर पूछने लग जाते हैं। नर्स बताती है वो ना एक डेड बॉडी को लेने के लिए आए हैं। ये सुनकर चमचा बोलता है लगता है किम मर चुका है। सिला तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फाई के डैड उसके दोस्त से बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली में वो वहाँ पर एक जमीन खरीदने वाले होते हैं। फाई के डैड लैंड के ओनर का नाम पूछते हैं। लैंड के ओनर का नाम सुनकर मॉम डैड दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो जमीन जीत के डैड की होती है। जीत के डैड तो पीछे ही खड़े होते हैं और अपना नाम सुनकर शॉक हो जाते हैं। क्राई पॉप के पास पमाई और याई आ जाते हैं, लेकिन क्राई पॉप उन्हें पहचान नहीं पाता। याई बोलता है मैं ना आपसे काफी दिनों से मिलना चाहता था, मैंने आपके बारे में काफी ज्यादा सुना है, आप एक रिसोर्ट बना रही है ना। मेरी वाइफ को वो जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, हम उस जगह को खरीदना चाहते हैं, क्या आप उस जमीन के ओनर से हमारी बात करवा सकते हैं। ये सुनकर क्राई पॉप बोलता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो जमीन मेरी है, अगर आपको वो जमीन खरीदनी है तो आपको मुझसे ही बात करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर सिला आ जाता है, पीछे से ये दोनों अपना मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। सिला उसे बोलता है मेरे डैड ने ना सारी प्रिपरेशन कर ली है, तुम जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे। और ये सारी बात जाकर फाई को बता देते हैं। दिन बोलता देखो मैं पेपर भी निकलवा कर लाया हूँ ओनरशिप के। फाई पेपर देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है इसमें विटनेस की जगह पर साक का नाम क्यों लिखा हुआ है। दिन बोलता है साक का एक दोस्त है लॉयर, उसने साक से विटनेस के तौर पर साइन करवाए थे। लोम बोलता है मैंने ना क्राई पॉप का बैकग्राउंड चेक करवाया है, उसका बिजनेस तो बंद होने वाला है। दिन बोलता है ये सब कुछ ना वो जीत के डैड की प्रॉपर्टी पाने के लिए कर रहा है। फाई बोलता है लेकिन हम जीत के डैड को ये सब कुछ कैसे बताएंगे, तब उस जमीन का ओनर क्राई पॉप है। उसके बाद सभी लोग नो की तरफ देखने लग जाते हैं। नो जीत के डैड के पास पहुँचता है और उनसे उनकी जमीन के बारे में पता करने लग जाता है। बोलते हैं अगर वो लैंड आप जीत को दे रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लैंड आप किसी और को मत बेचना क्योंकि मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। डैड बोलते हैं तुम्हें गलत फहमी हो रही है, भला मैं उस जमीन को क्यों बेचूंगा, मैं तो उस लैंड को बस एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा है मेरे फ्रेंड के बेटे के पास बिजनेस के लिए। तो बताता है मेरे डैड ने ना चेक किया है, वो जमीन आपके नाम पर नहीं है, तो वो जमीन क्राई पॉप के नाम पर है। उनका डैड तो शौक हो जाते हैं। यहाँ पर जीत साग से फाई के बारे में पूछने लग जाती है वो कैसा है, ठीक तो है ना। वो बताता है वो एकदम ठीक है। और फाई के घर पर किम का डैड आ जाता है, जो कि वही बंदा था जिसने सिला से पैसे उधार लिए थे। किम के डैड बोलने लग जाते ये सब ना मेरे ही कर्मों का फल है, मैं किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, आपने मेरे बेटे के लिए इतना कुछ किया है। हम बोल दिए ये सब कुछ ना तुम्हारे गैम्बलिंग करने की वजह से हुआ है, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। बस सिला जीत को खींचते हुए लाता है क्योंकि उसने साक के साथ जीत को बात करते हुए सुन लिया होता है। जीत बोलती है मैं फाई से ना प्यार करती हूँ। सिला उसे थप्पड़ मार देता है। तभी डैड यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं क्राई पॉप और जीत की शादी नहीं होगी। सिला बोलते डैड क्या हो गया है। डैड बोलते मैं अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आ रहा हूँ, क्राई पॉप ने मेरी सारी लैंड खुद के नाम पर करवा ली है। जीत बोलते मैंने आपको वार्न किया था। डैड बोलते तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम उस फाई को क्या अच्छा समझती हो। जीत बोलती फाई का इससे क्या लेना देना है। डैड बताते विटनेस की जगह पर साक का नाम था, वो लोग भी बुरे ही हैं। दोनों चमचे आकर बताते हैं फाई ना पुलिस लेकर आया है, साथ ही किम के डैड भी आए होते हैं। ये सुनकर सिला और उसके चमचे भाग जाते हैं। डैड की तबीयत खराब होने लग जाती है। जीत उन्हें बिठा देती है। पुलिस उनसे सिला के बारे में पूछती है। डैड बोलते मेरा बेटा किसी का मर्डर नहीं कर सकता है। फाई बोलता है मेरे पास एविडेंस है, उसी ने मेरे फार्म पे आग लगाई थी।
उसने किम को मारने की कोशिश भी की थी। डैड बोलते तुम ना मेरे बेटे को फ्रेम कर रहे हो, मेरा बेटा तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। और उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। फाई जीत के पास आता है। जीत उसे बताती है सिला अब यहाँ पर नहीं है, मुझे अपने डैड को देखना है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। के बाद जीत हॉस्पिटल में होती है। क्राइपॉक उसके पास आता है। जीत उसे थप्पड़ मार देती है। क्राइपॉक तो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। तुम अपने होने वाले हस्बैंड को कैसे मार सकती हो? तो उसे सुनाने लग जाती है मेरे डैड को न सब कुछ पता चल गया है, अब तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा, और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। क्राइपॉक को वो बंदा बुला लेता है जिससे उसने पैसे लिए थे। वो बोलता है मैं बचे हुए पैसे लौटा दूंगा, लेकिन बदले में आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। उसे बोलता है आप सिला के पास कॉल कर उसे डराइए। नेक्स्ट सीन में सिला को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। क्राइपॉक उसके पास आ जाता है। बोलता है मुझे ना पुलिस से भागने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, वैसे भी तुमने मेरे डैड से प्रॉपर्टी के पेपर इतनी आसानी से साइन करा लिए, तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना जिससे मैं बच सकूं। अभी उसका बॉस आकर बोलता है हम तुम्हें बचा सकते हैं, पर इसके लिए हमें तुम्हारी बहन की मदद की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी क्राइपॉक तुम्हारी बहन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। जीत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है अपने डैड की ऐसी हालत देखकर। इसके बाद जीत फाई से बात करने के लिए आता है। वो बोलता है तुम्हारे भाई ने ना सच में क्राइम किया है। जीत बोलती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो मुझे दिखाओ। इवन साग ने भी क्राइपॉक की हेल्प की है उस जमीन को उसके नाम करवाने में। भाई बोलते तुम्हें ना कुछ भी नहीं पता है और उसे उसके घर लेकर आ जाता है। किम उसे बताता है तुम्हारा भाई ना फाई को मारना चाहता था, उसने मुझे फाई समझकर मारा, मैंने उसका चेहरा देख लिया था इसलिए वो वहाँ पर आग लगाकर भाग गया। किम का डैड बताता है ये पहली बार नहीं है जो सिला ने ऐसा किया है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर फाई की गाय को नुकसान भी पहुंचाया था। साग भी बता देता है मैं तो बस मेरे फ्रेंड की हेल्प कर रहा था, मुझे नहीं पता था ये प्रॉपर्टी के कौन से पेपर है, मैंने विटनेस के तौर पर साइन कर दिए थे। के बाद जीत को सारी बातें समझ में आ जाती है। फाई उसे बोलता है मैं ना तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। वो बोलती है लेकिन तुम्हारे मन में तो कोई और लड़की है ना जिसके लिए तुम बार बार हॉस्पिटल में जाते हो। भाई बोलता है ये तो सच है। ये सुनकर जीत गुस्सा हो जाती है। भाई उसे मनाने के लिए चाहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। ये सुनकर जीत तो उसे हक करने लग जाती है। सभी सारे लोग आकर उन्हें छेड़ने लग जाते हैं। के बाद जीत जैसे ही घर पर आती है उसका भाई पीछे से उसे पकड़ लेता है। जीत बोलती है तुमने क्राइम किया है और तुम्हारे अगेंस्ट सबूत भी हैं। पुलिस से ऐसे कैसे भाग सकते हो? सिला बोलता है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो बोलती है उतने पैसों से तुम्हारा क्या होगा, वैसे भी मैं किसी क्रिमिनल की मदद नहीं करने वाली। साथ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाता है। उसे सोचकर फैसला लेने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जीत डैड के पास आती है। डैड तो अभी भी सच नहीं मान रहे होते। वो बोलते हैं वो लोग मुझसे नफरत करते हैं इसीलिए मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हैं। जीत उन्हें समझाने की कोशिश करती है अगर सिला ने कुछ किया नहीं होता तो वो इस तरीके से भागता नहीं। डैड बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस भी ना उन लोगों के साथ ही मिली हुई है। जीत बैंक से पैसे निकलवा कर निकलती है। प्यूक और मिल्क उसे रास्ते में मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा जल्दी में होती है इसलिए उन दोनों को इग्नोर कर चली जाती है। मिल्क रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। यहाँ पर फाई बैठा हुआ था। जीत सिला के पास कॉल करती है। सिला बोलता तुम पैसे ले आई हो क्या? वो बोलती हाँ मैं आ गई हूँ, तुम कहाँ पर हो? सिला वहीं पर छिपा होता है। यहाँ पर दो गुंडे आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। तभी वहाँ पर क्राइपॉप आ जाता है। इधर फाई एक औरत को खाना खिला रहा होता है लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। ये वही औरत होती है जिससे फाई हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता था। फाई जैसे ही हॉस्पिटल से जा रहा होता है तभी उसे क्राइपॉप का कॉल आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि जीत उसके पास है। सुनकर फाई को उसकी चिंता होने लग जाती है। यहाँ पर जीत को भी होश आ जाता है। उसे सुनाने लग जाती है तो क्राइपॉप उसे थप्पड़ मार देता है। वो बोलती है मेरा भाई यहीं पर है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर क्राइपॉप हंसने लग जाता है और उसे बताता है सिला नहीं तो मेरी मदद की है तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में। सिला ने ना तुम्हें भेज दिया है, साथ ही अब तो मेरी वाइफ बन जाओगी। के बाद हम दोनों साथ में ना सिला की अस्थियों को लेने चलेंगे। जीत बोलती है तुम सिला के साथ क्या करने वाले हो? वो बोलता है हम उसे मार देंगे। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। फाई भी वहाँ पर पहुँच जाता है। काफी सारे गुंडे फाई पर हमला कर देते हैं। फाई की ऐसी हालत देखकर जीत को उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता होने लग जाती है। क्राइपॉप तो जीत के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। फाई दोनों गुंडों से खुद को छुड़वाकर क्राइपॉप पर हमला कर देता है। उसे गन छीनने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है।
भाई तो क्राइपॉप को बहुत ही ज्यादा मारता है, उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वाइफ को टच करने की। के बाद वो जीत की रस्सियां खोल देता है। जीत उसे बोलती है पहले शीला को जाकर बचाओ। भाई बोलता है वो ना बहुत ही ज्यादा बुरा है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। जीत बोलती है लेकिन वो मेरा भाई है। यहाँ पर बॉस के गुंडे पहुँच जाते हैं और शीला को पकड़ लेते हैं। अबे वहाँ पर फाई गन लेकर पहुँच जाता है। जीत उन्हें बोलती है तुम्हारे जितने भी पैसे है ना हम लोग दे देंगे, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। बॉस आकर बोलने लग जाता है मुझे ना 3 दिन में मेरे पैसे वापस चाहिए। बोलती है हम 1 हफ्ते में पैसे लौटा देंगे। जिसके बाद बॉस वहाँ से चला जाता है। शीला को भी समझ में आ जाता है कि उसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है। शीला बोलता है मुझे पुलिस ले जाए, उससे पहले मुझे डैड से मिलना है। सीन में डैड शीला पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई थी। जीत और फाई डैड को रोकने की कोशिश करते हैं। डैड चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। शीला माफी मांगने लग जाता है। जीत डैड से बोलती है क्राइपॉप ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया था। डैड उसे काफी ज्यादा सुनाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जीत शीला को बोलती है डैड तुमसे गुस्सा नहीं होंगे अगर तुम अपने क्राइम को कबूल कर लोगे। शीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जीत से माफी मांगता है और वो उसे हक करता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। शीला फाई से भी माफी मांगता है मैंने पास में तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है और सबसे ज्यादा पिम के साथ बुरा किया है, उसके लिए मुझे माफ कर देना। फाई उसे गुस्से में देख रहा होता है। जीत तो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। मेरा भाई जेल चला गया और मेरे डैड हॉस्पिटल में हैं और हमारी जमीन भी चली गई है। फाई बोलते चिंता मत करो, मैंने अपने भाई दिन से बात की है, उसके लिए हम केस कर सकते हैं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। पीछे से एक डॉक्टर आ जाती है और फाई से बोलती आओ मैं तुम्हारी चोट देख लेती हूँ। ये दोनों डॉक्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं। इसलिए में ये फाई की बहन नाम होती है। वो उसकी मरहम पट्टी करती है। फाई बोलता है तुम मेरी शादी के लिए आई हो ना। नाम बोलती है नहीं मैं तो तुम्हारे फ्यूनरल के लिए आई हूँ। यहाँ पर जीत के डैड को होश आ जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होता है। बोलते हैं शुरुआत से गलती मेरी ही थी, जो मैंने अपने बच्चों को सिर्फ नफरत करना ही सिखाया। जीत उन्हें समझाती है डैड आप ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल भी चिंता मत करना, हमें हमारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। पर नाम से मॉम पूछ रही होती है जीत के डैड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब मिल जाएगा। नाम बताती है 2-3 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में जीत नाम को बोलती है 2 महीने से मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। नाम उसे समझाती है तुम स्ट्रेस में हो और तुम्हारी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही है, इस वजह से तुम्हारे पीरियड्स ना लेट हो गए होंगे। इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है। नाम उससे पूछती है वो क्या। वो बताती है प्रेगनेंसी। सुनकर वो सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद वो मेडिकल स्टोर पर आती है प्रेगनेंसी किट खरीदने के लिए। तभी पीछे से फाई आ जाता है और उसे पूछने लग जाता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। तुम चुपचाप खड़े रहो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, और धीरे से प्रेगनेंसी किट मांगने लग जाती है। दोनों को पीछे से आवाज देखता है। ये दोनों तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद नो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। ये दोनों उसे पकड़कर बाहर लेकर आ जाते हैं। नहीं बोलता है मुझे डिटेल में बताओ कि क्या हुआ है। फिर बोलती है थोड़ा धीरे बोलो ना। उसे बताता है बैचलर पार्टी वाली रात को हम लोगों ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी ना, फिर तुम हमें रूम में लेकर गए थे ना। नो के पास कॉल आ जाता है। बात करने के बाद बताता है मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा क्लाइंट आया है, चलो मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेता हूँ। ये बोलकर वो लिप टिंट निकालता है। फिर उसे वो वाली बात भी याद आ जाती है, इसलिए वो उस दिन के लिए माफी मांगता है। उस दिन ना तुम्हारे कपड़ों पर मेरा लिप टिंट गिर गया था। ये सुनकर जीत तो हैरान हो जाती है। बताता है तुम दोनों ने ना उस दिन स्लीपिंग पिल खा ली थी, इसलिए तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर जीत तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसमें जीत अपने डैड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के लिए आई होती है, की कार उन्हें लेने के लिए आई होती है। डैड तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। बताती है फाइना हम दोनों को घर ले जाने के लिए आया है। उनका डैड का पारा चढ़ जाता है और वो फाई को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। फाई वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी 2 बाइकर आते हैं। वो जीत के डैड को शूट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जीत बीच में आ जाती है। भी रुक जाता है और उन बाइकर्स को पकड़कर मारने लग जाता है। वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं। फाई जल्दी से जीत के पास भागता है, पर नाम भी आ गई होती है। जीत को ये लोग अंदर लेकर चले जाते हैं, की तो कोई सुन ही नहीं रहा होता। आखिरकार वो थक हार कर फाई को आवाज लगाते हैं, फाई मुझे भी लेकर चलो ना। के बाद फाई उन्हें भी लेकर जाता है। जीत को ओटी में ले गए होते हैं। फाई भी उसके पीछे जा रहा होता
है, भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। नाम उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, तुम यहीं पर वेट करो। डैड भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। अभी वहाँ पर फाई की सारी फैमिली आ जाती है। फाई बोलता है, अगर जीत को कुछ भी हो गया ना तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बाद मैत्री जीत के डैड को बोलते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। जीत के डैड बोलते हैं, मैं जिस वुमेन को लव करता था पहले तुमने उसे मुझसे छीन लिया, अब तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहता है। मैत्री उसे समझाता है, वो दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं, तुम मान क्यों नहीं रही हो। हम भी आकर उनकी बातें सुनने लग जाती है। मैत्री बोलता है, क्या मैं झुकूंगा तभी तुम मानोगे। ये बोलकर वो घुटनों के बल बैठ जाता है, दोनों बच्चों की खुशियों के लिए। डैड बोलते, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैत्री बोलता है, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है, तुम उन दोनों बच्चों को नहीं रोकोगे ना। तो फाइनली जीत के डैड हाँ बोल देते हैं। नाम आकर बताती है कि जीत एकदम ठीक है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फाई जीत के होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। जीत होश में आती है, फाई को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, डैड नाराज हो जाएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। फाई उसे बताता है, डैड हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। ये सुनकर जीत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर क्राई पॉप के पास दोनों बाइकर्स आते हैं। क्राई पॉप उन्हें उनके काम के लिए पे कर रहा होता है। तभी पुलिस आकर क्राई पॉप को पकड़ लेती है। डैड आकर बोलते हैं, हमने इन दोनों बंदों को इसीलिए छोड़ा था ताकि तुम तक पहुंच सके। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस है। यहाँ दोनों दोस्त मिलकर क्राई पॉप को जेल भिजवा देते हैं। फाई जीत के पास बैठा होता है, सारे लोग आ जाते हैं। प्यूक जीत से पूछ रहा होता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। दिनू से बोलता है, तुम इस तरीके से बात करोगे फाई तुम्हें जरूर एक पंच मार देगा। जीत बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी मिलकर जीत और फाई को छीनने लग जाते हैं। जीत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। जाते वक्त फाई घुटनों के बल बैठकर जीत को प्रपोज करता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सभी लोग जीत को कह रहे होते हैं, हाँ कर दो, और फाइनली वो हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में डैड न्यूज़पेपर पढ़कर बता रहे होते हैं, क्राई पॉप ना पकड़ा गया है। जीत बोलती है, फाई अभी तक यहाँ पर आया नहीं। रेस्टोरेंट के ओनर से पूछती है, फाई यहाँ पर आया या नहीं। ओनर बताता है, फाई आया था लेकिन चला गया। मैंने सुना है कि वो पिम के पास गया है। ये सुनकर जीत बोलती है, फाई ने तो मुझसे कहा था उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। डैड भी ये सुनकर शौक हो जाते हैं। जीत गुस्से में बोलती है, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं उस फाई को नहीं छोड़ूंगी, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद रेस्टोरेंट का ओनर बोलता है, ये बताना तो मैं भूल ही गया कि मैं पिम की मोम की बात कर रहा था, पिम की नहीं। ये दोनों फाई का पता पूछकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डैड उन दोनों को साथ में देखकर बोलते हैं, देखो कितने प्यार से उसे खाना खिला रहा है, और गुस्से में जाते हैं। लड़की का चेहरा देखकर हैरान हो जाते हैं। फाई उन दोनों को बताता है, ये आंटी शाओ है, पिम की मदर, और फाई उन्हें पूरी स्टोरी बता देता है। 3 साल पहले सिला और मैं की लड़की को पसंद करते थे जिसका नाम पिम था। पिम को सिला में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सिला ने पिम को मनाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसका जवाब हमेशा ही ना था। एक दिन सिला ने पिम से झूठ बोला और उसके साथ जबरदस्ती की। पिम की हिम्मत नहीं थी किसी को सच बताने की। पिम को किसी को भी सच बताने की हिम्मत नहीं थी, जिसके बाद पिम और उसकी मॉम दोनों छुप कर रहने लगे। लेकिन पिम से लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं हुए, जिसके बाद वो चल बसी, और उसकी मॉम को इसी बात का सदमा लगा है, इसीलिए वो 3 सालों से यहीं पर है इसी हालत में। सुनकर डैड तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। जीत बोलती है, डैड जब पुलिस वाले भाई को लेकर जा रहे थे तो उसने पिम के लिए इससे माफी मांगी थी, इसका मतलब ये एकदम सही बोल रहा है। जिसके बाद फाई जीत से माफी मांगती है उसे गलत समझने के लिए, और डैड पिम की मोम से माफी मांगते हैं अपने बेटे की गलतियों के लिए। मेरा बेटा अब जेल में है और मैं उसकी गलतियों का प्रायश्चित भी करूंगा। नेक्स्ट सीन में फाई और जीत की एंगेजमेंट का दिन दिखाया जाता है। फाई जीत को रिंग पहनाता है और जीत को फाई को किस करने के लिए बोल रहा होता है। फाई जीत को चैलेंज करता है। जीत उसे सबके सामने किस करती है। विनो पीछे से बोलता है, फाई तुम कैसे पीछे रह सकते हो। इसके बाद फाई भी उसे किस करता है। डैड आकर उसे रोक देते हैं और बोलते हैं, पहले मैं मेरी स्पीच तो दे दूं। इसके बाद डैड दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद डैड उसी आंटी के पास बैठे होते हैं और उसे बोलते हैं, अब से मैं आपका ख्याल रखूंगा, मैं अपने बेटे की गलती की भरपाई तो नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद ये दोनों घूमने के लिए निकले होते हैं, जहाँ पर जीत उसे वादा करता है, मैं हर पल तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।